हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में है जबरदस्त तेजी और जोश का माहौल और दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार धीमे धीमे अपनी मजबूती को बढ़ाते हुए आखिरी 1.5 घंटे यही मजबूती बरकरार रहेगी, कुछ नई ऊंचाइयों पर जाकर बंद होंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली। लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं पूजा त्रिपाठी और बाजार में तो शानदार तेजी है ही। बेंचमार्क इंडाइसेस हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर इंडाइसेस में पीछे नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। और सुबह अनिल जी आपसे बात भी हो रही थी और आपने कहा भी था कि आज वहां पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी तक का एक्शन कैसा है और बाजार की 5 बड़ी बातें भी समझ लेते हैं। अनिल जी, ओवर टू यू। बिल्कुल। और पूजा देखिए, निचले स्तरों से बेहतरीन रिकवरी आई। वैसे तो मजबूत शुरुआत हुई थी और दिन के दौरान बीच में थोड़ी सी एक डिप आई थी। हालांकि लाल निशान में हम गए नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी आती हुई दिखी थी। उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद बाजार फिर से सेकंड हाफ में संभलते हुए दिखे और धीमे धीमे अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग शेयर जो कमजोर थे वो मजबूत होते हुए दिखे हैं। कल की कमजोरी से उभरकर लगभग कल के लेवल के आसपास आते हुए दिख रहे हैं, मतलब ऊपरी लेवल के आसपास, और वो है 20,800 20,900 के 400 अंकों की शानदार मजबूती बैंक निफ्टी में है। एंटी डंपिंग ड्यूटी 6 महीने के लिए बढ़ गई चुनिंदा स्टील प्रोडक्ट्स पर। इसके चलते मेटल शेयरों में जबरदस्त चमक है। न सिर्फ स्टील बल्कि दूसरे एल्यूमिनियम वाले और बाकी मेटल शेयर भी जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऑटो शेयरों में रौनक बरकरार है। टाटा मोटर्स 11% के बड़े उछाल के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वही एविएशन शेयरों में अब टेक ऑफ नजर आ रहा है। इंडिगो लगातार मजबूत होता दिख रहा है। आज भी स्पाइसजेट, इंडिगो जैसे शेयर 7 से 10% मजबूत होते हुए दिखे। पूजा जी, तो बाजार में भी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है। तो अनिल सर, आपसे व्यू क्या होगा मार्केट पर? अब क्लोजिंग तक के लिए क्या इसी तरह की मजबूती बरकरार रहेगी या हम कुछ देखेंगे कि मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा संकेत है नहीं पूजा कि जिससे ये लगे कि बाजार आखिरी 1.5 घंटे में कुछ बड़ी कमजोरी दिखाएंगे। एक्सेप्ट कल का ट्रेडिंग सेशन भूलना नहीं चाहिए, लेकिन वही है कि कल नहीं, परसों, माफ कीजिएगा, परसों का नहीं भूलना चाहिए। और उसकी वजह यह कि परसों देखिए आखिरी 1 घंटे में तेजी और मंदी दोनों ही देखने को मिली। अनाप शनाप तेजी और उसके बाद तेज प्रॉफिट बुकिंग। तो वो अगर यादें ताजा हैं तब तो ये कि होने में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तक का जो मोमेंटम दिखा रहा है वो मोमेंटम ये कह रहा है कि बाजारों को कमजोर नहीं होना है। दो चीज बहुत साफ दिख रही है। अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार घूम रहे हैं और कल भी आपने देखा 20,300 के आसपास का मजबूत सपोर्ट था निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, वहीं से घुमा। आज भी 20,400 के नीचे नहीं गया। निफ्टी में 10,000 के आसपास, 9,950 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। कल 9,950 का लो बनाकर हम घूम गए और आज तो 10,000 के नीचे भी नहीं गए। तो अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार ट्रेड करें तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि आखिरी 1.5 घंटा मजबूती भरा ही रहना चाहिए। और ये मजबूती इसलिए भी हो सकती है कि आपको सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से भी मिल रहा है। अगर आप देखिए डाउ फ्यूचर्स लगातार धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो आज की जो ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी बनी है, इसमें ऐसा नहीं कि खुद हम अपने दम पर अपनी ताकत पर बढ़े जा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वापस आप देख लीजिए, अमेरिका में अच्छी तेजी होने के आसार है। लास्ट मैंने जब देखा था 250 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे थे, नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर थे। तो डेफिनेटली अब तो 370 पॉइंट ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी तेजी है वो ग्लोबल मार्केट से भी होती हुई दिख रही है और वहां से भी हम फायदा ले रहे हैं। तो उम्मीद की जाए एक अच्छी, बेहतर और ये कह सकते हैं कि ये जो हमने तेजी देखी है इसके हाईएस्ट लेवल पर जाकर आज क्लोजिंग होनी चाहिए, ऐसा संकेत तो मिल रहा है। तो दिन के अंत तक कमजोरी होगी, इसकी संभावना काफी कम है। ओके, तो संभावना कम है कि हम कमजोरी के साथ बंद हो। जो ट्रेंड लग रहा है वो मजबूती का ही इस वक्त दिखाई दे रहा है। जिस तरह के ग्लोबल मार्केट्स भी देख रहे हैं इस वक्त अच्छी मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और एक्शन आखिरी 1.5 घंटे में बना रहेगा, क्योंकि अब देखिए एसबीआई के भी नतीजे कुछ ही देर में आने वाले हैं और उसके पहले 3% मजबूत ये स्टॉक भी है। बस कुछ ही देर में नतीजे भी आएंगे और वो हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए अब गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ राकेश जी जुड़ चुके हैं, कुणाल जी जुड़ चुके हैं और संदीप वागले जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल होगा, मार्केट अभी जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं, शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, उसके बाद हल्का हम नीचे आए, लेकिन अब अच्छी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या लग रहा है आपको मार्केट के लिए आगे का मूव कैसे देख रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल जैसे अभी अनिल जी बता रहे थे पूजा, मुझे भी लगता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेजेक्टरी बहुत पॉजिटिव है और बाजार नीचे नहीं जाना चाहता है। आज भी आपने देखा एक मामूली सी शैलो गिरावट देखने को मिली और उसके बाद किस तीव्रता से बाजार ऊपर लौटा है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की तुलना करें तो बैंक निफ्टी में जरूर एक रेजिस्टेंस सामने ओवरहेड नजर आती है, लेकिन निफ्टी बिल्कुल बिना किसी रेजिस्टेंस के नया ब्रेकआउट देकर के ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट आएगा और जैसे ही बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा आपको एक बड़ी तेजी दोनों इंडाइसेस में देखने को मिलेगी। तो मेरा स्टांस अभी बुलिश है और बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉसेस रख करके फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस पे ही बने रहना चाहिए। तो कुणाल जी, जो आप कह रहे हैं कि जैसे ही बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा, वो ब्रेकआउट कहाँ 21,000 के तुरंत ऊपर आएगा, स्पॉट लेवल पर कहाँ आएगा? अनिल जी, स्पॉट लेवल में 21,500 का लेवल है जिसके ऊपर बड़ा डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा और 21,500 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो मेरी राय में बैंक निफ्टी वापस 2,000 पॉइंट की तेजी आपको दिखाएगी। तो 21,500 के ऊपर अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। इमीडिएटली जो ब्रेकआउट है वो 21,000 पर एक रेजिस्टेंस है वो पार होगी और फिर 21,500 का ब्रेकआउट है जिसको सबसे ज्यादा तरजीह मैं दूंगा। 21,500 के ऊपर ब्लाइंड बाय होगा, 2,000-2,500 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए 21,500, 21,615 का हाई हमने बनाया था परसों के सेशन में, वहां से करेक्शन हुआ तो लगभग वो लेवल वापस पहुंचेंगे तो बड़े ब्रेकआउट के आसार बनेंगे। लेकिन ब्रेकआउट की तैयारी है स्टॉक्स में, और कौन सा है वो स्टॉक? आज का क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब की तरफ से स्पॉन्सर्ड, आइए BTST। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, पूजा गुड आफ्टरनून। मेरा स्टॉक है यूनाइटेड ब्रीवरीज 1015 में मेरा ब्रेकआउट लेवल था और मैंने ये कॉल किसी मेरे क्लाइंट को दिया नहीं है, मैं पहले आपको ही दे रहा हूँ। 1015 का आइडियल लेवल है तो यहाँ पर बाय करो। अभी 1020 के ऊपर चला गया, नीचे आता है तो ऐड करें। मेरा स्टॉप लॉस होगा 999 का और मेरा टारगेट 1060 1070 का होगा। ओके, पहली चीज तो ये कि वागले साहब ने अपने क्लाइंट्स को नहीं दिया है कॉल, यहीं दे रहे हैं। 1015 पे ब्रेकआउट आया है तो 1015 से 1025 के रेंज में खरीदिए। आज से महाराष्ट्र और मुंबई में लीकर शॉप्स खुल चुकी हैं, वीकेंड भी आ रहा है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे। पूरी तरह से लगता है कि वागले साहब को भी उम्मीद है सेल्स बढ़ेंगी। तो 999 के चक्कर में पड़े बगैर स्टॉप लॉस लगाइए। 1060, 1070 ये दो टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। तो ठीक है, परफेक्ट। UBL, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, यहां पर करें खरीदारी, ये है राय वागले साहब की तरफ से। स्टॉक्स जो एक्शन में उन पर मैं एक बार राय ले लूं, उसमें है एक PVR। आज का सुबह का शेयर जबरदस्त दौड़ लगा था। कुणाल जी कमाल कर गया ये तो। मैं तो सोच ही रहा था, मैंने कहा कि भाई अभी तक तो पूरी तरह से लॉकडाउन खुला नहीं है मॉल्स वगैरह के लिए, सिनेमा हॉल्स के लिए, लेकिन लगता है आपने अंदाजा एकदम सही लगाया। पहले ही खरीदारी होती हुई दिख रही है। 1146, 1154 का आपका टारगेट था PVR का, 1100 का। अरे छोटा टारगेट क्यों दिया कुणाल जी? 1100 का टारगेट तो आ गया आपका। अनिल जी, मैंने टारगेट दिया था छोटा, ये बात सही है, लेकिन अनिल जी मैंने ये भी कहा था कि 1125 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो अनिल जी वो लेवल्स के पार चला गया है, 1154 का हाई है। और अनिल जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने आज सवेरे कहा था कि इसमें एक एग्जॉशन गैप बना है, बाजार पहले चलता है अनिल जी, हमेशा बाजार में एक लीड होती है। जो चीज आपको और एक आम साधारण व्यक्ति को मुझे जो है बाद में समझ आती है, वो बाजार पहले जांच लेता है। तो बाजार को पहले ही पता था कि अब इसका बॉटम लग चुका है और अब इसमें टर्न अराउंड होगा, सिनेमा हॉल खुलेंगे, लोग वापस से सिनेमा देखेंगे। और बंसल जी भी काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कब फिल्म देखें। तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ओके, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये आम और साधारण आदमी वाला फॉर्मूला आपके लिए तो लगता नहीं है भाई साहब। आम और साधारण आदमी, अच्छा स्पेशली बाजार के हिसाब से आप कहाँ से आम हो गए, कहाँ से साधारण हो गए कुणाल जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही खुलेंगे मॉल्स और सिनेमा हॉल खुलेंगे, बंसल जी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे आप? टिकट कुणाल जी दे देंगे, टिकट की चिंता न करें। नहीं अनिल जी, आप खाली अपनी सेफ्टी देखनी है। देखिए अनिल जी, अरे क्यों? देखिए अनिल जी, ना मैं मॉल जाने वाला हूँ, ना मैं बार में जाने वाला हूँ, ना मैं PVR पे जाने वाला हूँ।
अनटिल एंड अनलेस अनिल जी 0 केस रिपोर्ट होते हैं या कोरोना की वैक्सीन आती है, उससे पहले मैं कहीं निकलने वाला नहीं हूं अनिल जी। अरे आप ऐसे तो देखने में बड़े शूरवीर बहादुर दिखते हो, ऐसे तो बिल्कुल बिल्कुल इतना क्या डरना है बंसल जी। एक मिनट, कुणाल जी आपको कुछ सलाह दे रहे हैं। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी मैं बस ये कह रहा था कि हमेशा तो मैं इनकी टिकटें ही स्पॉन्सर करता हूँ अनिल जी, इस बार इनका मास्क और फेस शील्ड दोनों मेरी ओर से है, तो बंसल जी बस जाने की साहस करें और उसके बाद बाकी जो सामग्री है वो हम सप्लाई करेंगे अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए राय खरीदारी करने के लिहाज से पीवीआर में एकदम परफेक्ट रही, एकदम सही सटीक। आइए इस बीच मानसी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए वो सारी खबरें, वो सारी इवेंट्स, रादर खबरें नहीं इवेंट्स, जिन पर आपको रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। वीकेंड आज और सोमवार के दिन काफी सारे इवेंट्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे। सबसे पहले तो आज टाटा सन्स की बोर्ड बैठक पर हमारी नजर है। कोरोना से कंपनी के हर सेगमेंट को काफी हद तक नुकसान पहुंचता हुआ दिखा है और आज की इस बैठक में स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही कॉस्ट रिडक्शन के कुछ अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स भी जारी होने वाले हैं और साथ ही यूएस नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आज आएंगे। नतीजों के लिहाज से एलएनटी बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश करेंगे। एसबीआई के नतीजे और वायदा बाजार में एक्साइड इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं, जिस पर नजर रहेगी। कल शनिवार के दिन निफ्टी स्पेस में वेदांता के नतीजे हैं, वायदा बाजार में डिविज लैब के नतीजे हैं और कैश में गार्डन रीच शिप बिल्डर, रिलैक्सो फुटवेयर, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे पेश करने जा रही हैं। 8 जून सोमवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 जून से पूरे देश में फेज वाइज सही तौर पर अनलॉक 1.0 लागू होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 8 जून से ही होटल, धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी हो रही है। लॉकडाउन 5 जरूर है लेकिन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही ये सीमित रहेगा और करीब 2.5 महीने के बाद लॉकडाउन जो देखने को मिला उसके बाद फेज वाइज अब सब खुलने जा रहा है। तो 8 जून का दिन काफी जरूरी होगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया का शेयर बायबैक भी इसी दिन खुलने जा रहा है। कंपनी 250 करोड़ के शेयर बायबैक करने की योजना बना रही है 250 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। और नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में सोमवार के दिन टाइटन के नतीजे आएंगे, वायदा बाजार में पीवीआर, तो कैश में शैलित होटल्स, आइनॉक्स लीजर, अबर्ट इंडिया जैसी कंपनियां अपने नतीजे सोमवार को पेश करने जा रही हैं। ओके, तो ये हैं वो सारे इवेंट्स, रिजल्ट्स जिन पर आपको रखनी है नजर। यहाँ पर एक्शन रहेगा भरपूर। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं बिगुल के साथ चार्ट कॉर्नर। राकेश जी बताइए, आप, कुणाल जी का कनेक्शन है डाउन, तो आप ही को बताना है स्टॉक लेवल, कारण, तीनों। अनिल जी, स्टॉक से पहले मैं एक चीज अनिल जी हाईलाइट करना चाहता हूं कि 2:50 मिनट, 2:50 का टाइम अनिल जी हमारे लिए रिजर्व कर दीजिए। 2-3 स्टॉक्स रडार पर हैं, पिक ऑफ द डे की पॉसिबिलिटी है, तो उस समय अनिल जी एक बार आके पिक ऑफ द डे रुकेगा। एसबीआई के रिजल्ट्स आए, एक मिनट एसबीआई के रिजल्ट्स आए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जल्दी से मुझे रिजल्ट बताने दें। पूजा, आप अनुमान और बाकी सारी चीजें तैयार रखें। 3,581 करोड़ ये है मुनाफे का आंकड़ा आया है। 7,532 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो पहली नजर में मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से कम आता हुआ दिखा। लेकिन एसबीआई के रिजल्ट्स में आपको देखनी है प्रोविजनिंग, नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए, ये सारे आंकड़े देखने और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि स्टॉक को ऊपर जाना है या नीचे। लेकिन पहला आंकड़ा जो आता दिखा है आपकी स्क्रीन पर वो है मुनाफे का आंकड़ा। मुनाफे के आंकड़े पर नजर रखिए 3,581 करोड़, क्योंकि मुनाफा काफी जबरदस्त दमदार बढ़ने की उम्मीद थी। ये लग रहा था कि 8 गुना मुनाफा बढ़कर आएगा लो बेस पर। लेकिन और अगर आप ऐसे देखें तो 838 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 3,581 करोड़ आता हुआ दिखा है। बढ़ा जरूर है लेकिन लगभग 4 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। तो मुनाफे का आंकड़ा 838 करोड़ से बढ़कर 3,581 करोड़, लेकिन हमारी उम्मीद से थोड़ा सा कम। पूजा बताइए और नतीजे और डिटेल्स अगर आपके पास मिली हो, और क्या क्या अदरवाइज अनुमान बताएं, ताकि जैसे जैसे रिजल्ट्स फ्लैश होते हुए दिखें हम आसानी से उससे कंपेयर कर सकें। जी पूजा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीएसई पे जो नतीजे आए हैं उसको मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन पहले टेक पे जैसा कि आपने बताया, ये जो आंकड़ा आया है क्लियरली यही समझ में आ रहा है कि इस बार प्रोविजनिंग के फ्रंट पर
प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी होगी, क्योंकि हम जो प्रोविजनिंग का अनुमान करके चल रहे थे वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन क्योंकि मॉरेटोरियम था, लॉकडाउन के चलते हो सकता है कि बैंक को अब उसके सामने काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़े। तो यहाँ मैं फाइल खोलने की कोशिश कर रही हूँ। ऑन द फर्स्ट टेक तो यही समझ में आ रहा है कि प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है। मेरे पास कुछ और डिटेल्स यहाँ पर धीरे धीरे डाउनलोड हो रही हैं। अगर एनपीए के फ्रंट पर भी बात करेंगे तो हम जो अनुमान कर रहे थे 6.8% के आसपास के एनपीएस के फिगर का हम अनुमान कर रहे थे, उसके सामने देखना होगा कि एनपीए के फ्रंट पर किस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं। बाकी जो भी कमेंट्स आती है, अभी 2:15 बजे कुछ ही देर में एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी, तो उस पर भी नज़र हमारी बनी रहेगी। लेकिन जो पहले जो कुछ फिगर्स आ रहे हैं, अनुमान से कमज़ोर नंबर्स यहाँ मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिल रहे हैं। अनिल जी, तो ये है नंबर्स आपके सामने। आज मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताऊंगा 6.15% ये नेट एनपीए में है या ग्रॉस एनपीए, ये समझना होगा। नेट या ग्रॉस एनपीए में से कौन से एनपीए वो देखना होगा। ये ग्रॉस एनपीए है 6.15%, 7% से ग्रॉस एनपीए घट कर आए हैं। तो ये है आपके लिए एनपीए का आंकड़ा, पहला आंकड़ा एसबीआई का आपके सामने। तो एसबीआई का स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं एक बार आपको स्टॉक का प्राइस भी बता दूं, 180-81 के आसपास दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ग्रॉस एनपीए घटकर आया है, ये पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कुणाल जी, अगर आप जुड़ चुके हैं तो जल्दी से एक बार एसबीआई के लिए लेवल्स बता दें मुझे, ऊपर और नीचे के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में बाकी डेटा आपके सामने रखूंगा। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो ट्रैजेक्टरी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है। 177 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे ही कमजोरी देखने को मिलेगी, और जैसे ही शेयर 182 को पार करेगा मुझे लगता है कि फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो नई खरीद करें 182 के ऊपर, और 177 के नीचे जिन्होंने केवल इस रिजल्ट के लिए पोजीशन बनाई है उनको एग्जिट करना चाहिए। तो 177, 182 ये दो स्तर हैं जिनको वॉच करना है। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए के फिगर्स आए हैं वो 6.94% से घटकर 6.15% आए हैं, और नेट एनपीए का जो आंकड़ा है वो 2.23% आया है। स्टॉक इसलिए भी रिएक्ट कर रहा है क्योंकि जो फ्रेश स्लिपेजेस के नंबर्स आए हैं वहां पर काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। 16,000 करोड़ से घटकर इस बार जो फ्रेश स्लिपेजेस के आंकड़े हैं वो 8,000 करोड़ के आए हैं। नेट एनपीए में भी कमी देखी गई है, 2.65% से घटकर इस बार जो नेट एनपीए के फिगर आए हैं वो 2.23% आए हैं। तो एनपीए के फ्रंट पर नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एक बार देखना होगा कि कोविड के सामने बैंक को कितनी एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, और ब्याज से आय में भी हम अनुमान कर रहे थे कि 17% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, और उसी के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर नजर भी आ रही है, एनआईए में देखने को मिली है। तो ऑन द फेस ऑफ इट अनिल जी, नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। स्लिपेजेस के फ्रंट पर भी नंबर्स में सुधार ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन स्टॉक में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी, और देखना होगा कि किस तरह के डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल एसबीआई के नंबर्स को अगर देखेंगे, एसबीआई के स्टॉक को अगर देखेंगे तो नंबर्स पर रिएक्ट भी कर रहा है, और मजबूती भी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है एसबीआई के शेयर। बिल्कुल। तो ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए थोड़े बेहतर आए हैं। प्रोविजनिंग 7,250 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ के आसपास आई है। सबकी प्रोविजनिंग बढ़ रही है। थोड़ी विस्तार में हम देखते हैं, डेटा आने दीजिए और आपको बताएंगे स्लिपेजेस किस तरह के हैं। सब कुछ एनालिसिस होकर जो आएगा, मैनेजमेंट से बात भी समझेंगे, करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे क्या कुछ आगे होता है। तब तक एक बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर जल्दी से। अनिल जी, खरीदारी की राय है मैकडॉवेल्स पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदने की राय है। टेक्निकली एक रिवर्सल है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अच्छे से कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद दोबारा से एक बड़े अपमूव की तैयारी है। जिस तरीके का अपमूव यूबीएल में देखने को मिला है उस तरीके का अपमूव मैकडॉवेल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। मैकडॉवेल्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले। 585 रुपए पर, 585 पर एक स्टॉप लॉस रखना है, और 610 रुपए पहला टारगेट, 620 रुपए दूसरा टारगेट होगा। ओके,
610 620 दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी मैकडॉल में। और जैसे ही वागले साहब ने यूबीएल रिकमेंड किया, बंसल जी को समझ में आ गया, थोड़ा लेट कर दिया तो बस चूक जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं लाइन में, जल्दी से मैकडॉल भी रिकमेंड कर दो और तुरंत से रिकमेंडेशन आ चुकी है आपके लिए। आइए अगला बिगुल है सैटेलाइट के लिए, जो तैयार है अंतरिक्ष में जाने के लिए। छोड़ने वाले हैं सुमित जी। बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट्स में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत बड़ी अपसाइड मूव बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक अभी चल रहा है 106 के आसपास, स्टॉक का नाम है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। चार्ट वैसे भी स्टॉक का स्ट्रॉन्ग ही है, नीचे में 101 102 का इसका सपोर्ट है, तो ये होना चाहिए इसके अंदर स्टॉप लॉस 101 102 के आसपास का। दीपक फर्टिलाइजर में यहाँ से एक अच्छा खासा स्पर्ट देखना चाहिए। आप देखिए पिछले 2-3 घंटों में सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक एक करके अपसाइड मूव देखने को मिला है। दीपक फर्टिलाइजर अभी तक चला नहीं है, ये अब चलना चाहिए। 108 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो 115 रुपए तक का अपसाइड मूव दीपक फर्टिलाइजर में 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना के काम किया जा सकता है। ओके, तो दीपक फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय ये है आपके लिए। 107 108 तो चल ही रहा है सुमित जी, अभी 108 ही चल रहा है। हाँ, 108 के ऊपर आज क्लोजिंग आ जाती है तो टारगेट 115 है अनिल जी। ओके, और स्टॉप लॉस क्या रखना है? 101 102 के पास। ओके, 101 102 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर करें खरीदारी, ये राय है सुमित जी की। बसिन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर, और बसिन साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जबरदस्त तेजी, बाजार फिर से दिन के हाई पॉइंट पर आ चुके हैं और हफ्ते में हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग देने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। तो तेजी की रणनीति आपकी एकदम परफेक्ट जा रही है सर। पहले तो अपडेट दे दें, क्योंकि मेटल शेयर भी आपके सारे तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। हाँ अनिल जी, तो कई शेयर जिसमें हमने कहा था वो सारे हो गए। अब उसमें कईयों को आपको रखना था, तो आप देखिए यूपीएल जो 330 वाला था वो 446 हो गया, LNT 970 और भारत फोर्ज एक बहुत मेरी कन्विक्शन बाई थी 270 वाली 350 बिक गया। सुबह की मेरी कॉल जो है कल थी PNB की, वो खड़ी है। स्टेट बैंक के रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, आपने देखा ही है। और टाटा स्टील 340, टाटा स्टील यहाँ से मेरा अपग्रेड टारगेट है 365 का, और सेल जो मैंने कहा था वो आपको 38 और 40 के बीच में मार जाएगा सर। टाटा मोटर भी 107 हो गया सर, तो आप देख ही रहे हो कि कुछ ना रिटर्न आपको बढ़िया मिला है। अब आप कहें तो सर मैं सुबह की जो कॉल थी वो तीनों कायम है सर। अल्ट्राटेक इज हेडेड फॉर 4150, JSW इज हेडेड फॉर 220 और हिंडाल्को इज हेडेड फॉर 160। ये 3 ओपन कॉल्स हैं सुबह की सर। अब आप कहें तो मैं आपकी दो कॉल दूं। परफेक्ट सर, प्लीज बताइए पहली कॉल कौन सी आज की? सर तो पहली फिर मेरी मनपसंद शेयर है, मैं कह रहा हूँ PSU स्टॉक्स में बहुत अच्छा रुझान है और टॉप पिक वहाँ पे अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा है। 44 44.5 है, इसमें 43.20 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन टारगेट इसमें थोड़ा बढ़ा के रखिए। इसमें 52 से 55 रुपए मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख रहे हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा इज अगेन अ टॉप पिक ओवर हियर। स्लाइटली लॉन्गर टर्म 52 55 42 30 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। बैंक ऑफ बड़ौदा में करें खरीदारी 44-45 रुपए की रेंज में, 44 44.5 के आसपास चल रहे कैश लेवल के, वहां पर खरीदारी करें। 52-55 टारगेट बहुत बड़े हैं। 55 रुपए यानी कितना हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 25% ऊपर के टारगेट बसिन साहब आपको दे रहे हैं। वंडरफुल। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा सर मेरा अगेन मनपसंद सीमेंट है, और यहाँ श्री सीमेंट में कहूंगा ये 22,000 के करीब चल रहा है। इसमें आप 21,500 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन टारगेट इसमें अगेन मैं सोच रहा हूँ 23,000 का आ सकता है। श्री सीमेंट एंड अल्ट्राटेक विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपने देखा अंबुजा ACC, और मुझे लगता है रिजल्ट भी बहुत बढ़िया और सीमेंट में डिमांड बहुत स्ट्रांग है सर। तो भाई 21,500 का स्टॉप लॉस और 22,900 to 73,000 इज द टारगेट फॉर श्री सीमेंट। क्या बात है, 22,900 23,000। और सी सीमेंट तो लगातार आप बहुत ही नीचे के लेवल से रिकमेंड करते आए और शुरुआती पिक्स रही हैं आपकी, और वहां से टारगेट सारे हासिल भी हुए हैं। तो एक बार फिर से सीमेंट स्टॉक पर बसिन साहब बुलिश हो रहे हैं, सरकारी बैंकों पर बसिन साहब बुलिश हैं, मेटल्स पर बुलिश हैं, BOB और श्री सीमेंट दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करने की राय। शुक्रिया सर आपका। और 3 बजे के बाद मैं आपसे फिर कनेक्ट करूंगा आपकी BTST कॉल्स के लिए, लेकिन फिलहाल 2 और बाय कॉल्स आते हुए बसिन साहब की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा
और श्री सीमेंट यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। ओके, ये है परफेक्ट आपके लिए कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। और बाकी स्टॉक्स जो भी है, अब बसिन साहब की लिस्ट लंबी चौड़ी है, तो ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, हर बार सारे के सारे स्टॉक्स का अपडेट देना मुश्किल है। तो आप एक काम करें, दो मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 जिसका अपडेट बसिन साहब दे रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए या निकल जाइए या स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लीजिए, वो तो आपको कर ही लेना है, वो तो सिंपल हो गया। जिसका नहीं दे रहे हैं उनके लेवल्स जो दिए हैं वो लेवल्स आप फॉलो करिए। मसलन विप्रो है, सपोज हर बार हर सारे स्टॉक तो दे नहीं सकते, तो जो भी लेवल्स दिए हैं, जो भी टारगेट दिए हैं, उन्हें आप या तो फॉलो कर लें। उस फॉलो करने में एक फॉर्मूला और लगा लें, और वो ये फॉर्मूला वो है कि जहाँ ज़रूरी नहीं कि आप लास्ट तक जो टारगेट दिया उसी तक वेट करें, बीच में आपको कहीं भी ठीक लगे, मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना है तो कर भी सकते हैं, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। तो थोड़ा सा बिल्कुल एकदम कंप्लीट हैंड होल्डिंग वाला काम न करें, थोड़ा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल कर अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए, अपनी पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने डिसीजन खुद लें। अदरवाइज जो भी लेवल्स वो सुझा रहे हैं, जैसे मसलन श्री सीमेंट उन्होंने कहा 21,500 का स्टॉप लॉस रखिए, अगर वो अपडेट नहीं देते इसका मतलब क्लियर कट है आपको 21,500 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है, 22,900 23,000 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। क्योंकि उनके दिन के 6 स्टॉक हैं, 7 स्टॉक हैं, 8 स्टॉक हैं, तो कितने स्टॉक्स का अपडेट वो भी दे पाएंगे, उनकी भी लिमिटेशन है। इतना काम कर रहे हैं आपके लिए, यही बहुत बड़ी बात है, इतनी मेहनत कर रहे हैं बसिन साहब पूरी तरह से। तो ये अपडेट है उनकी तरफ से जिस पर आपको करना है फोकस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बस थोड़ी देर में मेरी तरफ से भी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है, लेकिन उससे पहले देवांशी तैयार है खबरों वाले शेयर के साथ। तो पहले चलते हैं देवांशी के पास। बताएं देवांशी। बिल्कुल, आज सबसे पहले टाटा मोटर्स, इस पर आप देखिए फोकस आता हुआ दिख रहा है। जो यूके की बिक्री है इसके आंकड़े आते हुए दिखे सालाना आधार पर करीब 80% से ज्यादा की गिरावट हमने अक्रॉस देखी है। जो जेएलआर की बिक्री है वो भी करीब 85% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। 1255 यूनिट्स की बिक्री इस बार आती हुई दिखी है। साथ ही लैंड रोवर की जो बिक्री है वो भी घटी है, 780 यूनिट्स की बिक्री कंपनी की थी। और जो जैगुआर की बिक्री है वो 476 यूनिट्स पर आती हुई दिखी है। लेकिन आगे थोड़े से बेहतर बिक्री का अनुमान जरूर बनता हुआ दिख रहा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इसके आंकड़े आए हैं इस तिमाही में, जो आय है 2% तक बढ़ते हुए दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा इस बार घटता हुआ दिखा है 8%। मार्जिन 28% से कम होकर 25% पर आते हुए दिखे और कंपनी मुनाफे से घाटे में आते हुए दिखी है। 1.2 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है 5.4 करोड़ के मुनाफे के सामने। सन फार्मा तो पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए आई है, जहां पे डेंगू की दवा को कोरोना के इलाज के लिए इन्होंने ट्रायल्स शुरू कर दिए। फेज 2 ट्रायल्स में कंपनी पहुंच चुकी है। अच्छी खबर ये भी है कि अक्टूबर अंत तक इसके जो नतीजे हैं टेस्ट के ये आते हुए दिखेंगे। करीब 210 पेशेंट्स पर कंपनी ये ट्रायल्स करती हुई दिखेगी, ये पॉजिटिव है। केडला हेल्थ केयर HIV-1 की जो दवा है इसको US FDA से मंजूरी मिल चुकी है, इसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शंस देखने मिल सकते हैं। और साथ ही हेक्सावेयर, जहाँ पे कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है 12 जून को, वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर ये बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी और फैसला होगा। L&T कंपनी को तेलंगाना सरकार से एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 2,500 से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और आखिर में आप देखिए बड़े सौदों में आज टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड पर बल्क डील्स हुई हैं। टाटा मोटर्स में 12 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 102 रुपये 55 पैसे पर, और अशोक लेलैंड में 30 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं करीब 46 रुपये 55 पैसे प्रति शेयर के भाव। ओके, तो ये थे खबरों वाले शेयर्स जहां पर कि इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। और कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि एक्शन है उसमें देखिए एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, आज 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहां पर थोड़ी देर पहले कंपनी के यूके जेएलआर बिक्री के नंबर्स भी आए हैं। वैसे तो कमी देखी गई है इनकी बिक्री के आंकड़ों में, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक देखिए अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और इस वक्त भी 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे टाटा मोटर्स क्या व्यू बन रहा है आपका, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको स्टॉक के? देखिए पूजा, चार्ट्स तो यहाँ क्लियरली काफी पॉजिटिव है और स्टॉक कंटिन्यूसली रैली ले रहा है। और आज भी स्टॉक एकदम ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, डेज हाईज पे ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 112 113 के लेवल्स मुमकिन है, बट नई खरीदारी की राय नहीं है। ट्रेडिंग के नजरिए से किसी ने ले रखा है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग का नजरिया है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय आपको यहाँ पर नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। चलिए अब वक्त है आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी जानने का।
और एक बार यूरोपियन मार्केट अगर देखें तो यहाँ पर अच्छी तेजी है। हम डाउ फ्यूचर्स को भी देखेंगे तो वो भी अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त डाउ फ्यूचर्स भी कारोबार कर रहे हैं। अगर इस वक्त देखें तो डाउ फ्यूचर्स इस वक्त करीब 2% 2 से 2.5% ऊपर इस वक्त माफ कीजिएगा 1.25% ऊपर इस वक्त डाउ फ्यूचर्स भी कारोबार कर रहे हैं। अनिल जी, मैं क्रूड का लेवल नहीं बता पाऊंगी आपको, कुछ लिमिटेशंस है मेरे साथ यहाँ पर। तो आखिरी घंटे के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अरे ऐसे मार्केट में तो पूजा कुछ नहीं चाहिए, खाली डाउ फ्यूचर बता दिया ना उतना काफी है। 333 ये है लेवल जो डाउ फ्यूचर, इतना काफी है बस। ये बता दिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब 330 अंक डाउ फ्यूचर ऊपर हो। और इधर देखिए हाईएस्ट टारगेट जो दोनों थे, निफ्टी का 10,175 का था वो आ गया एग्जैक्टली। आज का हाई 10,175 के आसपास, ये 10,177। बैंक निफ्टी का मेरा हाईएस्ट टारगेट आज का 20,950 था और आज का हाई है 20,943। तो बस ये मिडास लेवल जो दोनों ही थे ऊपर के बड़ी रेंज के दोनों ही टारगेट वो हासिल हो चुके हैं, डन फॉर द डे। लेकिन अब आखिरी घंटे में अब यहाँ पर इन लेवल्स पे मेरी खरीदारी करने की राय तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपके पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, बेचने की जल्दबाजी नहीं है। आराम से अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करिए। 320 पर अगर थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर से री एंट्री करने का मौका देखेंगे और तब हम खरीदारी करके सोमवार के लिए जाएंगे। तो अभी है तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको थोड़ा सा डर लगता है वो 20,950 के आसपास, 21,000 के आसपास चाहें तो एक बार बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन निफ्टी में रिस्क नहीं है, निफ्टी ज़्यादा बेहतर है। बैंक निफ्टी चूंकि बड़ी मुश्किल से भागा है आज वापस, तो बैंक निफ्टी में आप चाहें तो 450 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर है, 20,950 के आसपास फिर से मिलता है, वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं चाहें तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। बचे हुए समय के लिए अगर 10,100 के आसपास आता है, 10,125 के आसपास आता है, यहाँ से 20-25 पॉइंट नीचे आता है तो हम निफ्टी खरीदने का सोचेंगे वापस से 10,175 के टारगेट के लिए। और बैंक निफ्टी अगर 20,600 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर फिर से खरीदने का सोचेंगे। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और 50 पॉइंट नीचे निफ्टी, वो अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर देखेंगे। ये आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी है। और ये इसलिए है पूजा की डेटा बहुत ही मजबूत है। जो वीकली सीरीज है उसमें 10,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और 10,200 के लेवल पे है कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18 लाख शेयरों का। तो आज 10,200 के ऊपर क्लोज होने की संभावना भी कम है। और 21,000 के लेवल पर कॉल में 5 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, तो उसके ऊपर जाने की संभावना भी कम है। तो आपको 10,200 और 21,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, इसकी संभावना कम है। तो उन लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करना है और इंतजार करना है डिप का, वो आपको मिलेगा जी। ओके, ठीक है, तो इंतजार करिए। 10,125 10,100 के आसपास आता है तो फिर फ्रेश खरीदारी करिए। और बैंक निफ्टी में भी 20,600 के आसपास अगर आपको मिलता है तो फिर से खरीदारी करने की राय होगी। इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी आपको सुझा दी गई है। चलिए अब एक बिगुल का वक्त है BTST का सुमित बगाड़िया जी के लिए। बताइए सुमित। पूजा, देखिए फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी लाइमलाइट में है। फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा खासा तेजी का मूव देखने को मिल रहा है और डिवीज लैब हमारा एक फेवरेट स्टॉक रहा है। डिवीज लैब आज भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से मेरे को लग रहा है डिवीज लैब में मोमेंटम और बढ़ेगा। खरीदारी करें डिवीज लैब के अंदर। यहाँ पे CMP पे 2460 के आसपास का भाव है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते में डिवीज लैब यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा सकता है। यहाँ से ऊपर में मेरे को एक अच्छी खासी तेजी लग रही है डिवीज लैब में, जिसके अंदर ऊपर में जो टारगेट्स बन रहे हैं डिवीज लैब के वो 2500 का तो इमीडिएट है और मेरे को लग रहा है 2500 का लेवल भी ब्रेक होगा और 2550 रुपए तक के स्तर डिवीज लैब के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से खरीदारी करें। 2500 से लेके 2550 का टारगेट होगा डिवीज लैब का। और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो 2400 से 2410 के आसपास है। 2410 का स्टॉप लॉस लगा के डिवीज लैब में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 2500 से 2550 के टारगेट्स के लिए। ओके, लेकिन एक चीज बता दूं सुमित जी, कल आने वाले हैं इसके रिजल्ट्स। कल है शनिवार, सैटरडे के दिन रिजल्ट हैं, तो सोमवार को गैप से ही होगा जो भी होगा काम, ऊपर या नीचे का। तो वो आप सोच लीजिएगा। अगर ऐसे में कोई ऑप्शन आपको लगता है वो खरीदना चाहिए तो वो बता दें, और आपको लगता है नहीं, कोई टेंशन ना लें, बिंदास आप फ्यूचर्स खरीद के जाएं सोमवार के लिए, तो वो भी ठीक है। बताइए अनिल जी, मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है चार्ट्स के ऊपर। मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही देखने को मिलना चाहिए और यहाँ से 2500 से 2550 के टारगेट्स बिल्कुल डिवीज लैब में देखने को मिलने चाहिए। जिस तरह से स्टॉक का स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस तरह से स्टॉक अभी लास्ट 1 घंटा बचे आज का क्लोजिंग सेशन होने में और स्टॉक डेज हाई पे है, तो ये पॉजिटिव मूव ही देना चाहिए। 2500 से 2550 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। अगर कोई ऑप्शंस में काम करना चाहता है, 2450 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 130 132 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
130 132 के आसपास 2450 का कॉल भी लेके जा सकते हैं। 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाए 110 रुपए का, और ऊपर में टारगेट अगर 80 से 100 रुपए की तेजी आती है तो ये 180 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। डीवीज लैब 2450 का कॉल भी खरीदारी किया जा सकता है यहाँ पे, और फ्यूचर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस 2400 से 2410 का होना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये राय यहाँ पर डीवीज लैब में दे दी गई है। शनिवार को नतीजे हैं, लेकिन उसके पहले कन्विक्शन काफी स्ट्रांग है, तो आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। कुछ और स्टॉक्स जो कि इस वक्त अपने डेज हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। 5% की मजबूती इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रेस्टीज एस्टेट्स में। कुणाल जी, क्या राय होगी? प्रेस्टीज एस्टेट्स में इस वक्त अपने डेज हाई के आसपास कारोबार कर रहा है, ये तेजी और बढ़ेगी इन स्तरों से? देखिए, एक आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है इस चार्ट पर पूजा, जो कि एक इस बात की ओर इशारा कर रही है कि शायद यहाँ पर एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है, और ब्रेकआउट आएगा 180 के ऊपर। तो इन स्तरों पर प्रेस्टीज स्टेट पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है ज़रूर बने रहें, और ऊपर के लेवल्स आएंगे 180 के ऊपर, इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा तब खरीदारी करें। और साथ ही पूजा, मेरे और राकेश जी के पास एक खरीदारी की कॉल है, तो प्लीज़ आप बिगुल बजवाएं पहले। जी बिल्कुल, बिगुल का वक्त है चार्ट कॉर्नर का राकेश जी और कुणाल जी के लिए। बताइए सर। पूजा, हमारी खरीदारी की राय है एनएमडीसी पर। मेटल्स फ्लेवर में चल रहे हैं, और एनएमडीसी में जैसे अभी आपने मेंशन करा, कुछ स्टॉक्स अपने डेज हाइस पे चल रहे हैं, तो एनएमडीसी ब्रेकआउट के बाद अपने डेज हाइस पे चल रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो एनएमडीसी को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक दमदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, मेटल्स में तेजी है, और यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। हैंडल कल के ट्रेड में मुकम्मल हुआ, आज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये स्टॉक सीधा 100 की ओर बढ़ रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 87.25 पर 87 रुपीज 25 पैसे पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 94 रुपए का, दूसरा टारगेट 96 रुपए 50 पैसे का, तो 96 हाफ के टारगेट के लिए एनएमडीसी में खरीदारी की राय। ओके, तो 96 हाफ में एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है इस वक्त चार्ट कॉर्नर में राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से। चलिए अब कुछ और भी एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ नितिन मुरारका जी भी जुड़ चुके हैं, और आशीष कुकरेजा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ शो में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और नितिन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, इस वक्त कुछ स्टॉक्स फ्यूचर स्पेस में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें एक स्टॉक की बात करें तो एनसीसी, एक बार इसके चार्ट्स यहाँ पर देख के बताइए। पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक भी अपने डेज हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। यहाँ पर क्या राय होगी? मुझे उम्मीद लग रही है कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में एक अपमूव बनेगी। लास्ट 2 दिनों से इसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और पॉसिबल है कि ये करीब 1350 की तरफ मूव करना चाहिए। तो यहाँ से इसमें व्यू पॉजिटिव हम रखेंगे। एसीसी पे मैं व्यू दे रहा हूँ, इसके बाद एनसीसी पे भी व्यू दे देता हूँ, क्योंकि मैंने एसीसी समझा है। तो एसीसी में एक पॉजिटिव लग रहा है, 1350 की तरफ जाना चाहिए, 1280 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। और वहीं एनसीसी अगर आप देखेंगे तो एनसीसी में डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट एनसीसी 34 की तरफ जा सकता है। तो अगर बाय पोजीशन है तो इसको होल्ड एंड कैरी करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन बनाना है तो 28 का स्टॉप लॉस होगा, और 4-5 दिनों में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये 34 से 35 की तरफ मूव करेगा। ओके ठीक है, तो ये राय एनसीसी में आपको दे दी गई है। और चलिए अब वक्त है कल के 2000 का। बताइए ना सर, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर? खरीदारी करने की राय है जी, खरीदारी करने की राय है, और आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। वो खरीदारी करने की राय है एसबीआई में। 185 रुपये के आसपास एसबीआई है, 6% मजबूत है, लेकिन फिर भी खरीदारी करने की राय है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही बेहतर दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला तो ये कि ग्रॉस और नेट लेवल पर एनपीए काफ़ी जो है वो कम होकर आए हैं कंपेरेटिवली। पॉइंट नंबर 2,
जो प्रोविजनिंग है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की सोची जा रही थी। और पॉइंट नंबर 3, जो कॉर्पोरेट प्रोविजनिंग है उसके स्लिपेजेस, कॉर्पोरेट लोन के स्लिपेजेस हैं वो सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से स्टॉक ये मजबूती के साथ भागेगा और पूरी संभावना है कि आज इन नतीजों को देखने के बाद ज़्यादातर एफआईज की तरफ से बड़े अपग्रेड आएंगे, डबल अपग्रेड आएंगे। उसकी वजह यह है कि मॉरेटोरियम की जो बुक है वो बहुत ही कम नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत सारे बैंक्स के साथ ये है कि उनके कितने बोरोवर्स मॉरेटोरियम का ऑप्ट करते हैं, यानी कि वो इंस्टॉलमेंट इस वक्त नहीं देना चाहते हैं। इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे इसका मतलब ये कि जाहिर सी बात है कि बैंक के पास वापस पैसा नहीं आएगा तो और उधार नहीं दे पाएंगे। तो वो मॉरेटोरियम वाली बुक है वो लगभग जो रफ कैलकुलेशन में करके देख रहा हूँ वो 30% के आसपास आती हुई दिख रही, जो कि ओवरऑल हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। जो आप उम्मीद मानकर चलते हैं कि एसबीआई या फिर दूसरे सरकारी बैंक्स के लिहाज से जो मॉरेटोरियम की बुक होनी चाहिए वो शायद मार्केट का अंदाजा ये था कि 40% प्लस की होगी, लेकिन अगर 30% के आसपास ही मॉरेटोरियम बुक है तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि एसबीआई के लिए ये बहुत बढ़िया आंकड़ा है कि जरूरत से ज़्यादा लोग मॉरेटोरियम के लिए नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, 12 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है मॉरेटोरियम वाले मामले में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ब्याज मत लीजिए। तो अगर जितने कम लोगों ने मॉरेटोरियम ऑप्ट किया है उतना नुकसान कम। तो मुझे लगता है कि एसबीआई के इन नंबर्स के बाद डेफिनेटली एसबीआई के स्टॉक की री रेटिंग होना तय है और सोमवार को आपको बड़े अपग्रेड्स भी दिख सकते हैं। अगर जिस तरह से ये नंबर्स हम पढ़ रहे वही हैं तो मेरा ये मानना है कि बड़े टारगेट्स के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए और ये बड़ा टारगेट होगा 195, 205 और 220 तक के पोजिशनल टारगेट। बाजार का मूड माहौल ठीक रहा तो फिर 220 तक एसबीआई जाने की तैयारी कर सकता है, री रेटिंग हो सकती है इस स्टॉक की। बड़े लंबे समय बाद बहुत तगड़े और बहुत अच्छे रिजल्ट्स एसबीआई ने पेश किए। स्टॉप लॉस अब आज के लो के आसपास 175 का कर लें पोजिशनल ट्रेडर्स, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स नहीं हैं जो डे ट्रेड के हिसाब से करें, आई एम श्योर 2000 तो सबके बन गए होंगे। 185 रुपये के आसपास हमने रिकमेंड किया है, 190 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस का लेवल क्या होना चाहिए कुणाल जी बता दें, और टारगेट्स भी 195, 205 के ठीक है ना? एक तो देखिए अनिल जी, आपने बहुत ही मौके पर बिल्कुल सही समय पर एसबीआई को आइडेंटिफाई किया, तभी मूव चलने लगा और उसके बाद 4 रुपए की तेजी आपके बोलने के बाद आई है। तो स्टेट बैंक में 4 रुपए की तेजी बहुत मायने रखती है, तो बहुत ही मौके पर आपने आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ अनिल जी। मेरे जो टारगेट्स हैं, मुझे 193 रुपए पर पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो 193 पहला और 200 रुपए दूसरा टारगेट होना चाहिए। 193, 200 दोनों लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे आपको। वागले जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं एसबीआई पर। जी वागले जी बताइए। पूजा, मैं कुछ बोल सकता हूं? जी जी। मुझे अनिल जी को ये कहना है कि मैं हाथ ऊपर करने ही वाला था, अनिल जी ने मेरे को बीट कर लिया, लेकिन मुझे खुशी है मेरे 184.50, 185 के लेवल पर ये रडार पर आया था और तभी 180 का स्टॉप लॉस बैठ रहा था, जो स्टॉप लॉस अभी 182 हो सकता है। और ये पोजिशनली 210 तक के टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। 200 पहला 200 का टारगेट होगा 198, 200 और दूसरा 210, 215। बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ये टाइम फ्रेम इसका 3 से 4 दिन होगा। ओके ये एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ पूजा, और वो ये कि अभी अभी जो आंकड़ा आया है मॉरेटोरियम का वो 21.8%, यानी 22% से भी कम है। ये तो और भी जबरदस्त है भाई, 22% से कम का आंकड़ा तो बहुत ही खतरनाक, मतलब बढ़िया माना जाएगा। ये तो मतलब गजब है। एक्चुअली 180-82 की रेंज में वागले साहब जो कह रहे हैं वो सही है। 180-82 की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था जब रिजल्ट आया, थोड़ा नीचे आया भी, तो अब तक मैं डेटा भी देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है, कई बार क्या होता है बैंक के रिजल्ट्स में आपको वागले साहब 25 डेटा देखने होते हैं, कौन सा आपने गलत पढ़ दिया और किस पे स्टॉक ने रिएक्शन दे दिया, तो वो मैं डेटा देख रहा था। जब तक मैं डेटा देख रहा था और मैं साथ में प्राइस पे भी नजर रखी कि 182-83 पार करता है, हाई बनाता है नया,
तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि ये स्टॉक जाने को तैयार है। और जब तक मैं हाई देखता हूं तब तक डेटा मेरे तैयार हुए डेटा देखता हूं तो तब तक पता चला 184 हो गया, तो तुरंत ही वो सही वक्त पर पकड़ में आ गया, वो ठीक रहा। और ऐसा ही एक और स्टॉक सही वक्त पर पकड़ में आता हुआ दिख रहा है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक जल्दी से एक और बिगुल बजा दें आप, उसके बाद मैं दूसरा स्टॉक भी बैक टू बैक देना चाहता हूं आपको जी, कल के 2000 का। और पूजा ये स्टॉक है पीएनबी, 33 रुपीज का दाम पीएनबी का अभी इस वक्त चल रहा है और इसको खरीदने की राय है। पंजाब नेशनल बैंक यहां पर आपको खरीदना चाहिए और इसके लिए टारगेट आपका छोटा टारगेट जिनको 2000 के लिए करना है वो 34 रुपए का रखें, और जो बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं 36 और 40 के, जैसे अभी आपने देखा होगा 55 रुपए के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए वसीम साहब देकर गए, 25% ऊपर के टारगेट। अब इन बैंक्स की, सरकारी बैंक्स की री रेटिंग हो सकती है एसबीआई के रिजल्ट के दम पर, जो 10 से 15%, 20%, 25% तक के अपसाइड दिखा सकते हैं। तो डेफिनेटली जो रिजल्ट एसबीआई ने दिखाएं, इस रिजल्ट के दम पर इन स्टॉक्स की री रेटिंग हो सकती है और इस री रेटिंग के दम पर आपको इन स्टॉक्स में तेजी करनी है। सिंपल फॉर्मूला है, 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है आपको पीएनबी में। पीएनबी जी हाँ 34 रुपए के आसपास आ गया है, 32 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ऊपर का 34 का टारगेट तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें 2000 कमाने, लेकिन 36 और 40 के पोजिशनल टारगेट के लिए पीएनबी में भी खरीदारी करनी है। और वागले साहब अगर इसमें लेट नहीं हुआ है तो आप इसमें अपना कॉल दे सकते हैं अभी भी। अनिल जी, मेरे रडार पर 3 बैंक आए थे, इसमें लेट नहीं हुआ है बिल्कुल। हालांकि ये 9% ऊपर है, लेकिन पोजिशनली मुझे ये भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। एक स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है, 3375 वो लेवल है आपका, 33 या 3290 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे ये 37 तक अपमूव आते हुए दिखता है अगले 1 से 2 दिनों में, मंडे ट्यूसडे तक। और मेरा डायलेमा अनिल जी ये था कि एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में और कैन बैंक में, सॉरी, कौन सा चूज करें। उतने में आपने एसबीआई पहले चूज किया, वो सही था। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त खरीदारी करने की। पीएनबी सर्किट लगाने की तैयारी में 9% ऊपर हो चुका है, 10% के आसपास, मेरे ख्याल से 34 रुपए 5 पैसे सर्किट का लेवल ही है जहां तक पहुंच कर आया है। सर्किट का मजा तो तभी है जो वो कैश के नहीं एफएनओ के स्टॉक्स में लगे, वो मजा अलग है। लिक्विड और भरपूर ट्रेड होने वाले स्टॉक्स में जो सर्किट लगता है उसकी बात ये लगे। आइए अब बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए और उसके बाद सुमित जी के लिए भी। पहले कुणाल जी राकेश जी का चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, पीएसयू बैंक की बात चली है तो पीएसयू बैंकों में कैनरा बैंक काफी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान कैनरा बैंक का है, ये भी एक अच्छी खासी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। जिस तरीके से पीएनबी सर्किट के आसपास है, ये भी सर्किट के आसपास पहुंचने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल सही है, ये स्टॉक भी सर्किट लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। 4 दिनों से लगातार तेजी बन रही है और आज जिस तरह का मोमेंटम और वॉल्यूम एडिशन देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक भी सर्किट कैंडिडेट है। कैनरा बैंक में खरीदारी करके चलें। 101 रुपए पर स्टॉप लॉस सकता है, 109 रुपए का पहला टारगेट और 112 रुपए का दूसरा टारगेट है। तो 112 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक में खरीदारी की राय। ओके, 104 रुपए के आसपास कैनरा बैंक में करें खरीदारी। ये है राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए सुमित जी के लिए बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, कोइंसिडेंटली मेरा स्टॉक भी कैनरा बैंक ही है। स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, स्टॉक तेजी दिखा रहा है और सारे पीएसयू बैंकिंग में एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। अप्रैल से जो पूरा कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आया है कैनरा बैंक में। अभी 103, 104 के आसपास, 104 अभी सीएमपी है, 4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम और बढ़ेगा और ये बहुत स्पीड से भागेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैनरा बैंक में ऊपर में 110 रुपए का तो पहला टारगेट होगा, हो सकता है 115 का टारगेट भी हमको कैनरा बैंक के अंदर देखने को मिले। यानी प्रेजेंट लेवल से 10 से 15% का अपसाइड मूव कैनरा बैंक में अगले हफ्ते तक देखने को मिल सकता है। नीचे में 98 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 98 से 100 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में बाय करें, 110, 115 का टारगेट होगा। ओके, तो कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय। बैक टू बैक देखिए बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी भी हम देख रहे हैं एसबीआई के नतीजे के बाद देखने को मिल रही है। एक और बिगुल का वक्त है अनिल सर के लिए कल के 2000 का।
बताइए सर, एक और बैंकिंग शेयर। 100% नो प्राइस फॉर गैसिंग। पूजा, ये तो बड़ा आसान काम है जो आप कर रही हैं आज। आपके लिए देखो कितना आसान काम हो गया। बिल्कुल कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अंदाज़ा लगा पा रही कौन सा स्टॉक होगा। बैंकिंग स्टॉक है, लेकिन ये अंदाज़ा लगे कौन सा बैंक होगा। चलिए मैं बताता हूँ। 42 रुपये के आसपास चल रहा है कर्नाटका बैंक। ओके, यहां पर खरीदारी करने की राय है 42 साढ़े 42 के आसपास जो है, यहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं कर्नाटका बैंक में। और आपको याद होगा 2 दिन पहले परसों भी हमने कर्नाटका बैंक का खरीदारी करने की राय दी। एकदम से ऐसे 10% भाग गया कि जैसे वापस कभी मिलेगा ही नहीं, और वाकई में मिला भी नहीं, ऊपर तक मजबूती रहा है। ये बैंक फिर से तेज दौड़ लगाने को तैयार है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वन ऑफ द चीपेस्ट बैंक है, 3.5 रुपये का डिविडेंड देता है। आप सोच लीजिए कि मतलब 7-8% का आराम से डिविडेंड यील्ड है, और ये स्टॉक भी बहुत तेजी से ऊपर जाने को तैयार है। इसके लिए टारगेट रखिए आप। पहला छोटा 45 रुपये का टारगेट है, और बड़ा टारगेट जो रखना है वो 48 रुपये का आपको टारगेट लेकर चलना है। तो 45 और 48 रुपये के टारगेट, आज का लो है 40 रुपये के आसपास का, वहां पर मैंने स्टॉप लॉस सोचा था, लेकिन स्टॉप लॉस अब रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि 44 रुपये तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। पिछली बार भी ऐसे ही भागा था। इसमें खाली एक ही चीज़ मुझे देखनी है कि इसके रिजल्ट कब आने। वो रिजल्ट का एक मेरे ख्याल से मोस्टली रिजल्ट आजकल में आने की तैयारी में है, तो एक बार हम वो जरूर देख लेंगे कि रिजल्ट कब आए। बट एनीवे तो लेकिन कर्नाटका बैंक एक और वो बैंक है जो तेजी से दौड़ लगाने को तैयार है। और इसके लिए जरा अपनी राय दें आप लेवल्स के लिहाज से। कुणाल जी जरा बताएं, कर्नाटका बैंक 44 तक आ चुका है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है कर्नाटक बैंक का, मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर ब्रेकआउट है, बहुत सही समय पर आइडेंटिफाई हुआ है। यहां पर देखिए जो सपोर्ट है वो 42 रुपए पर बना है। 42 के नीचे जाएगा तभी अब कमजोरी देखने को मिलेगी, तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए 42 का। और ऊपर मुझे लगता है कि 46 तक की जगह है, तो 46 टारगेट होना चाहिए पोजिशनल बेसिस पर, और 45 इंट्राडे का टारगेट होना चाहिए। तो 45 और 46 के टारगेट से बाय करें, 42 पर स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो ये राय कर्नाटका बैंक में आपको दे दी गई है। और 8 जून, अनिल जी आप पूछ रहे थे इसके नतीजे कब आएंगे, तो 8 जून जो मैं डेट देख पाती हूँ, इसके नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ पर नज़र हम रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक सैटेलाइट के बिगुल का वक्त है सुमित जी के लिए। बताइए सर। बिल्कुल पूजा, बैंकिंग स्टॉक्स का ही चाल है, बैंकिंग स्टॉक्स में ही मूवमेंट है। मेरे पास कैश वाला स्टॉक आया है, स्टॉक का भाव है 53 रुपया। इंडियन बैंक, स्टॉक का भाव है 53 रुपया। इंडियन बैंक, ये स्टॉक में जस्ट अभी मूव स्टार्ट ही हुआ है, और ये स्टॉक एक बढ़िया पेडिग्री वाला बैंक है, ये बढ़िया स्टॉक है। ये स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम अब बढ़ना चाहिए। इंडियन बैंक को यहाँ पे सीएमपी पे बाय करें। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा नीचे में बैठ रहा है 50 रुपए का, और जिस तरह का ये लोअर लेवल पे बेस बना के घूमना स्टार्ट किया है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ये ऊपर में 58 रुपए से लेके 60 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। इंडियन बैंक को यहाँ पे बाय करना है। जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक चाल दे रहे हैं, ये स्टॉक भी जल्दी यहाँ से हवा में उड़ेगा, जिसमें 58 रुपए से लेके 60 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 50 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की जा सकती है। 50 का स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। इंडियन बैंक कल जय ठक्कर साहब रिकमेंड करके गए थे, और बैंकों के से याद आया आज सुबह या कल सचिन जी हमारे वो रिकमेंड करके गए थे एसबीआई 180 का कॉल ऑप्शन वो लेकर गए। उन्होंने बोला था 20 रुपए के टारगेट के लिए, तो वो भी अपने टारगेट के नजदीक पहुंचने की तैयारी में। टाटा मोटर्स और साथ ही साथ एसबीआई दोनों ही, उनके भी स्टॉक जबरदस्त तेजी। ओह, ये तो वाकई में सैटेलाइट इसी को बोलते हैं। ये देखो क्या गजब है, वाह मजा आ गया। ये और सुमित जी का सैटेलाइट ऐसा है कि पीछे धुआं भी नहीं छोड़ता है, एकदम से ऊपर अंतरिक्ष की कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है। वाह सुमित जी, गजब, क्या बात है, वंडरफुल। अच्छा, एक बड़ी खबर आपके सामने आने वाली है जो सुमित जी, वागले साहब और बाकी सब लोगों की, कुणाल जी, राकेश जी की जिंदगी बदल देगी। सुन रहे हैं ना, आप सब लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। क्या खबर आ रही है थोड़ी सी देर में बताऊंगा। उससे पहले आशीष कुकरेजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आशीष जी, इतने रिजल्ट और बैंक में इतनी आपाधापी चल रही थी, आपसे तो बात करना ही भूल गए हम, रह गया। तो सबसे पहले तो एसबीआई के रिजल्ट और सरकारी बैंकों पर राय दें। जिस तरह से सरकारी बैंकों में आग लगी है एसबीआई के रिजल्ट के बाद, बताएं सर।
अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर कोई कंफर्ट सेगमेंट है मार्केट में तो पीएसयू बैंकिंग है, प्योरली वैल्यूएशन की वजह से। जिस तरह की लिक्विडिटी मार्केट में आगे बढ़कर आई है, वो उसके आगे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मतलब इट्स समथिंग विच इज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब थोड़ा मोटा मिला के $1 बिलियन की बाइंग करी है एफआईज ने ऑन अ सिंगल डे। सो आई थिंक दिस इज वन स्पेस वेयर इज देयर इज लॉट ऑफ कंफर्ट। एंड आपने जहां से शुरुआत करी है बैंकिंग बाइंग कॉल्स की, एसबीआई, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स स्टॉक इन द सेक्टर, आई बिलीव। सो आई थिंक ये जो मूव है ये थोड़ा कंटिन्यू रहेगा अभी। तो मूव कंटिन्यू रहेगा। सरकारी बैंकों में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। लेकिन आइए अब एक बड़ी खबर पर आप सबकी नजरें होनी चाहिए। जी हाँ, आप सबसे मतलब सारे एक्सपर्ट्स, आप सबसे मतलब तमाम वो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो वायदा कारोबार के ट्रेडर हैं, मार्केट से आप किसी न किसी तरह से अगर जुड़े हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपके लिए बड़ी नहीं बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब जिंदगी बदलने वाली है। आप शायद डाउ फ्यूचर्स, एसजीएक्स निफ्टी ये सब देखना बंद कर देंगे। इनका ज़माना जाने वाला है। क्यों जाने वाला है? ब्रजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं बताने के लिए ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। ब्रजेश बताइए, हमारी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है? बिल्कुल, आपको हो सकता है कि ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़े अनिल जी, क्योंकि और जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं उनको भी बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है। दरअसल बातचीत जो चल रही है एनएसई के साथ और ब्रोकर्स के बीच में, वो ये है कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं उनका जो ट्रेडिंग टाइम है वो दो बार रखा जाए। एक वो पहला वाला जो शिफ्ट हो, जो सुबह 9:15 से शुरू हो और 3:30 पे बंद हो, और दूसरा जो है वो शाम को 5 बजे शुरू हो और रात को 11:55 तक चले। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि विदेशी बाजार हैं उनके साथ सामंजस्य किस तरह से बैठाया जाए, इसको लेकर के जो है ब्रोकर्स कम्युनिटी और एनएसई के बीच में बातचीत हो रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से हमने देखा था कि काफी उतार चढ़ाव दिखा था मार्केट में, तो उसके बाद से इसकी जरूरत जो है वो महसूस की जा रही है और दोनों साइड से बातचीत हो रही है। अब अगर एनएसई जो हमें जो संकेत मिल रहे हैं इसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो निफ्टी 50 की है, इसके अलावा बैंक निफ्टी की है। तो हो सकता है कि ये दो जो है इनके इंडाइसेस का फ्यूचर ट्रेडिंग जो सेकंड शिफ्ट में है वो पहले आए और बाद में जो दूसरे इंडाइसेस हैं उनकी भी शुरुआत की जाए। अब सवाल ये है कि अगर निफ्टी लाएगा तो शायद सेंसेक्स को भी लाना पड़ेगा, तो वहां से भी तो हो सकता है कि सेंसेक्स के लिए भी जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसकी भी शुरुआत इसी के साथ हो जाए। दूसरी बात, जहां तक रेगुलेटरी इश्यूज की है, तो सेबी की ओर से 2018 में ही इस बात की मंजूरी मिल चुकी है कि एक्सचेंजेस अगर चाहें तो रात को 11:55 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक्सचेंजेस के ऊपर, ब्रोकर के ऊपर, डिपॉजिटरीज के ऊपर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के ऊपर है कि वो किस तरह से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। बस ये करना होगा एक्सचेंजेस को कि केवल सेबी को इन्फॉर्म करना होगा कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। ओके, तो ब्रजेश आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड होता रहेगा रात को 12 बजे तक, ऐसा? इसको लेकर के इंटरेस्ट ज्यादा दिखा है। जो ब्रोकिंग कम्युनिटी है उसकी तरफ से जो फीडबैक दिया गया है एक्सचेंजेस को, एनएसई को, उसके हिसाब से ये जो है इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। ये सिर्फ दो हो सकता है शुरुआत में आए और बाद में और भी जो है जहां इंटरेस्ट दिखे वो जुड़ जाए। ओके, तो ये बड़ी खबर है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में कारोबार के घंटे बढ़ाने पर अब विचार हो रहा है, यानी कि 3:30 से 5 बजे तक आराम रहेगा, लेकिन 5 बजे के बाद फिर से फ्यूचर्स ट्रेड करना शुरू करेंगे और ये फ्यूचर्स होंगे इंडेक्स के। अब एनएसई शायद इंडेक्स के फ्यूचर्स में दोनों ही बढ़ाने की चलाने की कोशिश करे, बैंक निफ्टी और निफ्टी, और हो सकता है उनको देखकर फिर एक्सचेंजेस में तो एनएसई बीएसई का क्या कहना है इस पर? क्या कुछ वो कंफर्मेशन दे रहे हैं या फिर इस पर विचार कर रहे हैं ब्रजेश? देखिए, ऑफिशियली एनएसई ने हमारे ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया और बीएसई का ये कहना था कि वो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन जो वाकई में इस चीज से जुड़े हुए जो लोग इस बात को पुश कर रहे हैं दोनों साइड से, इनफॉर्मली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि काफी सीरियसली बातचीत हो रही है और ब्रोकर कम्युनिटी इस बात को लेकर काफी अपसेट थी, क्योंकि जब बीच में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी तब वो अपना नुकसान या अपना फायदा दोनों ही मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 3:30 बजे एक्सचेंज बंद हुआ, उसके बाद उनके लिए या तो डाउ रात में है, नहीं तो सुबह जो है एसजीएक्स निफ्टी उनको ट्रैक करना है, और सुबह उठ के सबसे पहले उनका टेंशन होता था कि एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे है।
तो अब उस चीज का जो डर है या उस चीज को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, उसके लिए ये विकल्प जो है तलाशा जा रहा है। यहाँ पे एक बात और भी है कि जो छोटे ब्रोकर्स हैं वो बहुत ज्यादा इस बात को लेकर कन्विंस नहीं है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन बड़े जो ब्रोकर्स हैं और जो कम्युनिटी में भी ट्रेडिंग करते हैं वो इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं कि ये मौका जरूर आना चाहिए। तो चलो खेलो इंडिया खेलो, मौका मिलेगा आपको बाजार बंद होने के बाद भी एक्टिव रहने का हर वक्त। तो आपके लिए एसजीएक्स निफ्टी की तरह मुंह उठा के देखने की जरूरत नहीं, यहीं पर निफ्टी फ्यूचर्स आपके लिए काम करते हुए दिखेंगे। शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए, और इस पर विशेष चर्चा होगी हमारे एक्सपर्ट्स के पूरे पैनल के साथ ठीक 3:30 पर। जैसे ही बाजार बंद होगा मैं आप सबके पास आऊंगा, राय लूंगा कि क्या है क्या नहीं, और मैं अपनी ओपिनियन भी वहां पर रखूंगा, क्या कुछ होना चाहिए क्या कुछ होगा। लेकिन एक बड़ी तैयारी होती दिख रही है भारतीय बाजारों को ग्लोबल बाजारों से लिंक करने की, वो आपके सामने आएगी इस वक्त। ये है आपके लिए साफ तौर पर बड़ा एक डेवलपमेंट भारतीय बाजारों में होने वाला इस वक्त आपके सामने नजर आएगा। ओके, इस बीच कुणाल जी और राकेश जी आपको देने वाले हैं एक आपकी प्रिक ऑफ द डे। तो बड़ी सुपर हिट है भाई साहब। कल बंसल जी कल यही था ना आपका कौन सा आइडिया? बिल्कुल अनिल जी, कल वोडाफोन आइडिया था। ओके, तो चलिए, तो अभी तैयार है या थोड़ा वक्त चाहिए आपको पिक ऑफ द डे के लिए? नहीं अनिल जी, अभी देना चाहते हैं। स्टॉक खुले नीले आकाश में आ चुका है। ओके, वैसे भी आजकल आकाश जो है वो खुला भी है और नीला भी है, और आप देख भी पा रहे हैं लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है, आसमान एकदम साफ है। बिगुल भी तैयार है पिक ऑफ द डे का, जो बजता है सुबह 8:30 बजे। लेकिन कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल बिगुल अभी 2:30 बजे नहीं 3 बजे ही, कल का बिगुल आज ही। बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक है टोरेंट पावर। इसको हमने कुछ दिनों पहले 10 की कमाई पे भी दिया था, और इस स्टॉक में आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। खुले नीले आकाश के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी ब्लू स्काई जोन में स्टॉक आया है, और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 15 से 20 रुपए का अपमूव मौजूदा स्तरों से शॉर्ट टर्म में देखने को इजीली मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी हमने इसकी चर्चा की है। अनिल जी, ये एक ऐसा स्टॉक है टोरेंट पावर, जो कि आप देखिए पूरे पावर सेक्टर में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और इसमें एक ब्रेकआउट 335 रुपए के ऊपर आ जाता हुआ नजर आ रहा है। आज सवेरे से मैं और राकेश जी लगातार इस पर नजरें रखे हुए हैं, और अब इसमें जो ब्रेकआउट है ये स्टॉक को कम से कम 360 रुपए के लेवल्स तक ले जाएगा। तो हमारा टारगेट होगा 360 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना है 332 रुपए पर। 332 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 360 रुपए का पहला टारगेट और 368 रुपए का दूसरा टारगेट है। तो आज का पिक ऑफ द डे है टोरेंट पावर। ओके, ये है आपके लिए राइट टोरेंट पावर में खरीदारी करने की। और 3:05 के बाद बसिन साहब कभी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बसिन साहब भी आपको देने वाले हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक्स अपने माफ कीजिएगा BTST कॉल्स के तौर पर, उन पर भी नजर आएगी। एक और स्पेस है जो खर्चों वाली है, जिसमें कि खर्चों वगैरह की वजह से जो तेजी बनती है वो है एक तो एविएशन वाली, कि जहां लोग अब वापस से हवाई यात्राएं शुरू करेंगे। इंडिगो, स्पाइसजेट मजबूत है, और दूसरा है PVR वगैरह जैसे स्टॉक जो आज भाग रहे हैं। तो आशीष जी, क्या अब लॉकडाउन खुलने के चलते इन शेयरों में खरीदारी का वक्त आ गया है क्या? अनिल जी, आई थिंक थोड़ा अर्ली है कि आप समझें कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट देखिए हर एविएशन स्टॉक की भी एक अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, एक अपना तैयारी रहती है सिचुएशन को लेके। आई वुड से कि जिस तरीके से मैं पिछले कुछ दिनों में मैनेजमेंट को सुन रहा हूँ, इंडिगो इज डेफिनेटली प्लेइंग इट प्रीटी वेल, और जिस तरीके से एक एक लाइन आइटम में अपने खर्चों पे ध्यान दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, आई एम श्योर कि यहाँ पे डाउन साइड बहुत कम है। PVR अगेन आई वुड से कि जिस तरीके से जो रेड जोन्स के बाहर वाले एरियाज है वहां पर रिस्पॉन्स काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ जो लोगों की एक्टिविटी है। आई एम श्योर कि अभी मॉल स्टार्ट नहीं हुए हैं सब जगह, बट जो
जो आप कहते हैं चैनल चेक जिसे बोलते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक्टिविटी लेवल्स जो एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छे हैं। तो मैं अगेन ये बोलूंगा कि पीवीआर में तो मैं सलाह नहीं दूंगा, अभी अर्ली है, क्योंकि जिस तरीके से प्लान रखा गया है, मैं किसी टॉप मैनेजमेंट के बुक माई शो में भी बात कर रहा था, तो अभी थोड़ा लंबा सफर है अनिल जी आगे, बट इंडिगो डेफिनेटली इन लेवल्स पे डाउनसाइड बहुत कम लगती है। ओके, ये है आपके लिए इस वक्त इन तमाम शेयरों पर आए। और इस बीच एलएनटी के आने वाले हैं रिजल्ट्स, और एलएनटी के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे उसका अनुमान लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप। संदीप बताइए। सर गुड आफ्टरनून। देखिए, नंबर से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं, इनकी जो आय है वो करीब 3.25% के आसपास बढ़ेगी। हालांकि नंबर से एडजस्टेड हैं क्योंकि इन्होंने अपना E&A कारोबार इस बार बेचा था, तो उस वजह से डायरेक्टली तो कंपेरेबल नहीं है, लेकिन हाँ 3% आय बढ़ेगी। कामकाजी मुनाफा 4%, मार्जिन बहुत फ्लैट रहेंगे और मुनाफे में करीब 9% के आसपास का ड्रॉप आएगा। और मुनाफा इसलिए गिर रहा है क्योंकि इनकी जो डेप्रिसिएशन और साथ ही साथ जो ब्याज खर्चा है वो इस बार बढ़कर आती हुई दिख सकती है। ये जो नंबर्स हम बता रहे हैं सर, आपके सामने अनुमान रख रहे हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं जिसमें इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज और उसके साथ साथ जो दूसरा सर्विसेज कारोबार है वो भी उसमें शामिल है। और वहाँ पे अगर आप देखें तो इस बार ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। सर्विसेज ग्रोथ आय में आप देखिए 15% रही है, रहने का अनुमान है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 9% के आसपास की बढ़त रह सकती है। और ये वो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे मार्जिन भी काफ़ी अधिक रहते हैं, तो अधिक मार्जिन वाले जो सेगमेंट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि इनकी आय ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, फिर भी ये मार्जिन से अपने 12.25% के आसपास मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बेटर प्रोडक्ट मिक्स इस बार प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। ऑर्डर इनफ्लो की जहां तक बात है तो 40,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स इस बार मिलने का अनुमान है। कुल ऑर्डर बुक करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकती है, लेकिन जो उन्होंने गाइडेंस दिया था FY20 में 12% ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ का, वो टारगेट शायद इस बार मिस होता हुआ दिखेगा। और ENC कारोबार जो कि काफ़ी बड़ा कारोबार इनका, वो इस बार सपाट ग्रोथ दिखाएगा और ऑर्डर्स भी जो हैं उसमें करीब 4% के आसपास की डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पावर सेगमेंट और हैवी इंजीनियरिंग जो कि इनके मेन बड़े सेगमेंट है, हैवी इंजीनियरिंग में 18% और पावर सेगमेंट में करीब 31% की जो आय डी ग्रोथ है, आय में कमी है, वो इस बार रिपोर्ट होती हुई दिख सकती है। तो कोर कारोबार दिक्कत में रहेगा, बाकी जो अन्य सेगमेंट्स हैं जो कंसोलिडेट होकर इनमें जुड़ेंगे वहां पे ग्रोथ इस बार काफी अच्छी रह सकती है, जिससे ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे। एक पॉइंट और है, जो आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन हुआ था मार्च में, इनकी ज्यादातर बिलिंग अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में वो लास्ट हफ्ते में ही होती है या मार्च के महीने में ही होती है, तो उस लिहाज से उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिस वजह से ओवरऑल नंबर्स इस बार खराब देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, सेल्स मिक्स अच्छी रहेगी इनकी, जो उस वजह से मार्जिन को जरूर इस बार सहारा देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरह से आती है, इनकी जो वर्किंग कैपिटल की जरूरतें हैं वो कोविड का प्रभाव किस तरह का रहा है। FY20 की जो गाइडेंस इन्होंने दी थी ऑर्डर इनफ्लो की, वो तो मिस हो जाएगी, लेकिन अब आगे के लिए मैनेजमेंट क्या गाइड करता है, खासतौर पे इंफ्रा को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन जब खुलेगा तो स्टेट से या बाकी केंद्र सरकार से किस तरह के ऑर्डर इनफ्लो इनको आते हैं, वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार। ओके, ये है एलएनटी पर राय। एलएनटी नतीजों से पहले, नतीजों के बाद खरीदना है या नहीं, आशीष जी बताइए। अनुज जी, एलएनटी पे तो मैं पिछली बार भी जो डिस्कस करते मैं यही कह रहा था कि ऐसे स्टॉक्स को टाइम नहीं करना चाहिए और बहुत डिफिकल्ट है टाइम करना। और गोइंग अहेड आई बिलीव कि जो भी गवर्नमेंट के पास पहला सेक्टर है जहां पे डिमांड सो कॉल्ड एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और सब बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन स्ट्रेट सेक्टर, whether you want to boost commodity pricing or other factors. So I'm clearly of this opinion कि इन लेवल्स पे L&T अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपको ऐड करना चाहिए, डाउन साइड जाए तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, बट इट हैज टू बी योर 2 to 3 year कॉल। वैल्यूएशंस लुक प्रिटी ओके। आई वुड रादर से कि अगर L&T वर्सेस मार्केट की बात करें तो अगर जिस तरीके के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, आई वुड से कि मार्केट्स अपने एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट L&T नहीं। ठीक बात है। आइए, इस बीच सुमित जी हमारे साथ तैयार है अपने BTST को कॉल के साथ, और उसके ठीक बाद बसीन साहब भी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सुमित जी के लिए बिल्कुल BTST। बताएं सुमित जी, क्या खरीदना है अब? अनिल जी, सबसे पहले तो अपडेट, सुबह सेल दिया था स्टील अथॉरिटी, जो हमने जिस लेवल पे दिया था वहां से स्टॉक बहुत बड़ी अपसाइड मूव दिखाया है। 34-35 का हमने टारगेट दिया था,
₹33.80 का हाई लगा है। तो जिन्होंने इंट्राडे किया होगा उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा। ट्रेल स्टॉप लॉस करके कोई कैरी करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत ही है। और अब जो स्टॉक आ रहा है अनिल जी, वो आपका भी फेवरेट है और आपने भी दिया हुआ है। स्टॉक है उसी भाव के आसपास। स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। ₹32 अभी भाव चल रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम में मेरे को बिल्कुल नेशनल एल्यूमिनियम, ये स्टॉक ने पिछले 3 दिन के हाई तोड़े हैं। ये स्टॉक में यहां से मेरे को लग रहा है कि अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है 32-32-30 के आसपास है। इसको सीएमपी पे बाय करें। यहां से ऊपर में जो टारगेट दिख रहे हैं नेल्को के, नेशनल एल्यूमिनियम के, वो ऊपर में जो टारगेट है 35 से 36 रुपए के है। नेक्स्ट वीक में ये टारगेट मेरे को लगता है देखने को मिल जाने चाहिए। जिस तरह का आज का कैंडल फॉर्म हो रहा है, जिस तरह का आज का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि 35 से 36 के टारगेट बहुत जल्दी और बहुत फास्ट देखने को मिलेंगे। स्टॉक के अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए नीचे में, ₹1 नीचे का, ₹31.10 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 35 से 36 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये नेल्को वाले कॉल में सुमित जी मैं आपके साथ पूरी तरह हूं, तन और मन से। धन आप अपना खुद इस्तेमाल करें, कहीं से भी लाएं, कैसे भी लगाएं, आप अपना मैनेज करें। बाकी तन और मन से मेरा पूरा समर्थन आपको है। नेल्को के कॉल में मैंने बर्थडे गिफ्ट मांगा था लोगों ने, तो वो मैंने दिया था बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कि हाँ नेल्को खरीद लीजिए, वहाँ से धीमे धीमे मजबूत हो रहा है। बढ़िया स्टॉक है, 15% डिविडेंड यील्ड है, और क्या चाहिए लाइफ में। एंजॉय कीजिए। आइए, बसिन साहब हैं, एंजॉय करने का एक और मौका। तैयारी है कुछ और बेहतरीन और शानदार पिक्स की। बसिन के हसीन शेयर, बसिन साहब के हसीन शेयर, ये है आपके लिए बिगुल के बाद। बसिन साहब, आपको 2 ही मिनट के लिए और रोकूंगा, आप लाइन पे रहिए, क्योंकि इस वक्त गुजरात गैस का रिजल्ट आया है। एक बार जल्दी से रिजल्ट हमारे दर्शकों के सामने रख दें। 246 करोड़ के मुनाफे का आंकड़ा है। कुणाल जी चार्ट तैयार रखिएगा गुजरात गैस के। 246 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर पहले फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। मुनाफा आ चुका है। आय 2720 करोड़, स्टॉक 284 रुपए के आसपास। लेवल्स कुणाल जी बताइए। अनिल जी देखिए, खरीदना चाहिए अभी के अभी। मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 282 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। 278 का स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि आज आपको 289, 293 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 289, 293 के टारगेट के लिए गुजरात गैस बाय करने की राय है रिजल्ट्स के बाद। और स्टॉप लॉस अनिल जी देखिए, स्टॉप लॉस अब रखना चाहिए, क्योंकि अब ये बढ़ गया है 283 रुपए पर। 283 पर स्टॉप लॉस रखें, 293 का टारगेट रखें, क्योंकि 289 तो ऑलरेडी हो गया है। तो 293 के टारगेट से होल्ड करें। स्टॉप लॉस 284 रुपए पर, 284 पर कर लें। अब कामकाजी मुनाफा 16%। अच्छा कुणाल जी, आप जानबूझ के छोटा छोटा देते हो क्या, जल्दी से आ जाए सर? नहीं, लेकिन अभी तो 1-2 मिनट में ही गया आपके बोलते बोलते। अनिल जी देखिए, नहीं बराबर। अनिल जी देखिए, रिजल्ट वाले दिन जी देखिए, रिजल्ट के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं तो एक तो देखिए फास्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्लो हैं, बहुत धीमे धीमे ट्रेड करते हैं, ब्रोकर को फोन करके ट्रेड करते हैं, तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग के लिए है। केवल रिजल्ट के लिए प्ले कर रहे हैं। अनिल जी देखिए, 291 का भाव हो गया। तो इसका मतलब अगर आप रिजल्ट के बेसिस पर ट्रेड करें तो न सिर्फ आपके कान, न सिर्फ आपकी आंखें, न सिर्फ आपकी उंगलियां तेज होनी चाहिए, बल्कि आपकी स्पीड, इन सबको मिलाकर बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तभी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, जिसने पहले ले लिया। 289 का टारगेट एक ही मिनट में कुणाल जी का आता हुआ दिख रहा है। वागले साहब भी बहुत खुश हो रहे होंगे गुजरात गैस के रिजल्ट को देखकर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर उन्होंने लगातार खरीदारी की राय दी है। मैं वागले साहब थोड़ी देर बाद आपके पास आऊंगा। पहले बसिन साहब हमारे साथ तैयार हैं, पहले उनसे ले लें BTST पिक्स। बसिन साहब बताएं सर, कितने स्टॉक्स हैं और क्या सारे खरीदारी वाले हैं सर? सर एक स्टॉक है, लेकिन पहले उससे मैं अपडेट दे दूं कि आपने देखा स्टेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, क्या रिजल्ट आए और क्या चाल आई है सर। 15% चले हैं सर। आपको अगर ध्यान है, मैं 2 हफ्ते से कह रहा था PSU बैंक्स आर वेरी वेरी अंडर वैल्यूड, और अब उनमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। सो आई रीइटरेट ऑल द PSU बैंक्स आर टू बी बॉट बट ऑन डिक्लाइन। परफेक्ट जी सर। तो अभी BTST में कौन से रख लें सर? सर अभी BTST में L&T फाइनेंस है, मोस्ट अंडर वैल्यूड PSU NBFC स्टॉक, और ग्रॉस वैल्यूएशन पे इसका प्राइस टू बुक में इट इज ट्रेडिंग एट लेस देन प्राइस टू बुक। तो आप लीजिए 61 का भाव है, इसमें 59 का स्टॉप लॉस रखिए और 68 से 70 का टारगेट सर।
6870 के टारगेट के लिए खरीदें L&T फाइनेंस, स्टॉप लॉस लगाए 59 पर और यहाँ पर खरीदें 60-62 की रेंज में। आप धीमे धीमे एक्यूमुलेट करते रहें, ये है राय। वापस से एनबीएफसीज, ये सुन के अच्छा लगा कि वापस से एनबीएफसीज भी रडार पर आ रही हैं। बसिन साहब, दूसरा स्टॉक भी क्या बैंक्स एनबीएफसी है सर? नहीं, बस एक ही है सर, यही स्टॉक था आज के लिए, यही है, एक ही है। ओहो, चलिए कोई बात नहीं सर, ठीक है, परफेक्ट। ये है स्टॉक L&T फाइनेंस जो BTST के तौर पर। कल सुबह फिर से आपसे होगी मुलाकात और इस बीच बैंक निफ्टी 21,000 को पार करके टिकता हुआ दिख रहा है जबरदस्त तेजी के साथ। हाँ, वागले साहब, गुजरात गैस, आपकी राय? अनिल जी, मैंने तो ऑलरेडी कहा है, मुझे ये स्टॉक पोजिशनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप 3 से 6 महीने की बात करेंगे, मेरा 360 का टारगेट है, और अगर आप 1 से 1.5 साल की बात करेंगे, मुझे लगता है ये स्टॉक 450 के आसपास जा सकता है। और हर गिरावट में, हर करेक्टिव मूव में इसको बाय करके चले। मुझे अभी ये आज के फॉर्मेशन देख के नहीं लगता कि ये 240 के नीचे जाएगा। हाँ, बिल्कुल 260 तक आ सकता है, वहां पर आपको ऐड करना है। आपका अभी का स्टॉप लॉस 240 के नीचे का होना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस का, और ये स्टॉक यहां से 1 साल में डबल हो सकता है। ओके, 1 साल में डबल होने की तैयारी में है। ये है आपके लिए राय गुजरात गैस पर। स्टॉक बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ और 21,000 के लेवल पर है। बैंक निफ्टी और निफ्टी भी लगभग 10,135 के आसपास। थोड़ी बैंक निफ्टी अब मजबूती ज्यादा ले रहा है। SBI ने काम कर दिया जो इसको करना था। लेकिन आइए, आप लॉकडाउन में एक काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और वो कौन सा कर रहे हैं? वो है खाने पीने का। और खा पी भी क्या रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, जिसका असर एक कंपनी पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ये सारी की सारी रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़ रही है मानसी। वो बताएंगे कि लॉकडाउन में लोगों ने क्या खाया है, कितना खाया है, और उसकी वजह से किस शेयर को बड़ा फायदा होने वाला है। मानसी, बताइए। अनिल जी, लॉकडाउन में लोगों ने मैगी खाई है और बहुत ज्यादा मैगी खाई है, जिसका सीधा फायदा नेस्ले को मिलता हुआ दिखा है। और इसीलिए इसका जो नाम है वो भी मैंने रिसर्च का यही रखा, मैगी का कमबैक, नेस्ले का वेलकम। बिकॉज 2015 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी जब मैगी में लेड होने की खबरें आई थी और बैन भी लगा था। तब कारोबार में काफी गिरावट भी उसके बाद देखी गई, लेकिन वहां से अब 2019 तक मैगी ने जो कमबैक किया है काफी नोटेबल है। वॉल्यूम्स 2015 के बैन के पहले के स्तर के पार पहुंच चुके हैं। कीमतों में औसतन 3.1% और वॉल्यूम्स में 9.6% की बढ़त सालाना आधार पर देखी जा रही है। इंस्टेंट नूडल सेगमेंट की अगर बात करें तो कंपनी का 80% मार्केट शेयर है और मार्केट लीडर ही कह सकते हैं मैगी को, क्योंकि किसी भी नूडल कैटेगरी ने इसके पकड़ कभी भी नहीं बनाई है। मैगी का अलग ही एक नाम रहा है। नेस्ले के प्रोडक्ट्स में मैगी का बड़ा योगदान है इनके प्रोडक्ट कैटेगरी में, और ब्रोकर्स की अगर माने तो यूपीएस की टॉप पिक्स में नेस्ले एक शेयर है जो कि शामिल है। अब बैन से पहले से अधिक बिक्री देखने को मिल रही है। आप देखिए 2014 में करीब 2,54,500 मेट्रिक टन की बिक्री देखने को मिली थी, जो कि अब 2019 में 2,64,000 तक पहुंच चुकी है। और साथ ही कीमत की अगर बात करें 2,961 करोड़ की बिक्री देखी थी 2014 में, और आज की तारीख में 3,500 करोड़ की बिक्री ये प्रोडक्ट देख रहा है। सभी सेगमेंट की ग्रोथ अब पटरी पर आती दिख रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड डिशेस यानी कि मैगी की ग्रोथ जो है काबिले तारीफ है। इसके अलावा मिल्क एंड न्यूट्रिशन, कन्फेक्शनरी, बेवरेजेस, हर सेगमेंट में 2014 से लेकर 2019 में अगर देखें तो ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो मैगी लोगों को है पसंद और लॉकडाउन में जमकर खाइए, क्यों ना, बड़ी आसानी से मतलब बन जाती। सब बनाना भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, जिन काफ़ी लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी की कुकिंग ही मैगी बनाकर ही शुरू की है। तो मैगी ने किया है कमाल और नेस्ले के लिए ये रहा है लॉकडाउन वाकई में बड़ा कामयाब। तो एक बार आशीष जी, नेस्ले के शेयर पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। 17,000 एक जमाना था जब मैगी पर वो बैन लगा था, वो कुछ इसमें क्या मैगी के अंदर कुछ निकलने की खबरें आई थी, वो फसाई की जो रिपोर्ट्स आई थी, तब 5,500-6,000 आ गया था, और आज वहां से देखिए कहाँ पहुंचा है स्टॉक 17,000। क्या करना चाहिए? अनिल जी, देखिए आपने तो वही एक आपकी रिपोर्ट तो वही बता रही है कि अब तो ये वो हो गया है, नेसेसिटी हो गया है। ऐसा नहीं कि ये जब चाहिए तब लेंगे, तो चाहिए ही चाहिए, अनिवार्य हो गया है मैगी। सो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ सम अप द स्टोरी कि किस तरीके से पूरे अपॉर्चुनिटी को प्ले आउट किया है
जिस हर कोई FMCG स्टॉक ने जैसा बिहेव नहीं किया है। अगर गहराई में जाएंगे तो समझ में आता है कि किसने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से पुश किया है। बट हैविंग सेड दैट, जब रिस्क ऑन ट्रेड और आगे बढ़ेगा, लिक्विडिटी की सिचुएशन और आगे बढ़ती है, और अगर किसी सिनेरियो में वी कम टू अ सिचुएशन वेयर वी सी मोर बाइंग कमिंग इन द मार्केट, देन थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है इन हाई पी स्टॉक्स में, जो आपको फिर मौका देने का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से मूव दिखा है स्पेशली नेस्ले में, बहुत अपसाइड इन लेवल्स पे नहीं है जी, सो मैं सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर ये रिस्क ऑन ट्रेड बढ़ता है और हम यहाँ से 10,300 500 के लेवल्स पे जाते हैं, तो आई थिंक सेलिंग में कम, एंड देन यू मे वांट टू एंटर इनटू द स्टॉक। ओके, ये है आपके लिए नेस्ले पर राय इस वक्त आशीष जी की तरफ, अब यहाँ पर आशीष जी की तरफ से। आइए इस बीच एक बिगुल नितिन जी के लिए BTST का। जी नितिन जी बताइए सर। देखिए जी, बैंक निफ्टी आज डे हाईस के आसपास है और अभी जो मूवमेंट आई इसमें HDFC बैंक में अच्छी मूवमेंट आई है, तो मुझे लग रहा है मंडे को HDFC बैंक एक पॉजिटिव खुल सकता है। ये करीब अभी 1033-34 ऐसे आपको मिलना चाहिए, ये लेके जाना चाहिए। मुझे लग रहा है 1060-1070 का टारगेट मिलेगा और स्टॉप लॉस 1020 का रखेंगे, यानी 15 रुपये नीचे का हम रिस्क रख रहे हैं और करीब 40 से 50 रुपये ऊपर का टारगेट रख रहे हैं। HDFC बैंक को खरीद के BTST ट्रेड करना चाहिए। ऑल राइट, तो HDFC यहाँ पर खरीदने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर कि आखिरी कुछ घंटे में एक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें अब आदित्य बिरला फैशन हम देख रहे हैं। स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में अच्छी तेजी देखने को मिली है और स्टॉक इस वक्त देखिए करीब 10 से 12% ऊपर इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। कैश सेगमेंट के कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। सुमित जी, आपकी क्या राय होगी आदित्य बिरला फैशन पर? देखिए, आदित्य बिरला फैशन पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। आदित्य बिरला फैशन के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। इसका जो रिसेंट का हाई था 135-136, उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। 145 से 150 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, तो बने रह सकते हैं। 132-133 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। और पूजा एक बिगुल भी बजाइए, मैं एक BTST देना चाहता हूँ। ओके, एक बिगुल का वक्त है BTST का सुमित जी के लिए, और उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे 3-20 की स्ट्रैटेजी भी। बताइए सुमित जी। देखिए पूजा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने नेशनल एल्यूमिनियम दिया था, जो अनिल जी को बहुत बढ़िया पसंद है। स्टॉक देने के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 3 से 4 टके का अपसाइड मूव दिखा चुका है और सर्किट के पास आ चुका है, तो बहुत बढ़िया मूव है ये स्टॉक। इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अभी भी कैरी कर सकते हैं। 35 से 36 का टारगेट है। ये तो था उसका अपडेट। अब N नाम से ही दूसरा स्टॉक है जिसने आज ब्रेकआउट दिया है। BTST में बाय साइड का सलाह रहेगा NCC अभी चल रहा है 30 रुपए 30 पैसे, 30 रुपए 20 पैसे के आसपास, 30 रुपए 40 पैसे के आसपास। NCC के अंदर ब्रेकआउट है। इस स्टॉक ने अप्रैल मंथ के हाई तोड़े हैं। वीकली चार्ट में स्टॉक का ब्रेकआउट है। डेली चार्ट के अंदर स्टॉक का बहुत बढ़िया कैंडल फॉर्म हो रहा है और चैनल ब्रेकआउट है। NCC के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से बहुत बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर जिस तरह का पैटर्न ब्रेकआउट है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि स्टॉक के ऊपर के टारगेट बनेंगे 34 रुपए से लेके 35 रुपए तक के। इसको यहाँ पे बाय करे। नीचे में 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाए 28 रुपए 50 पैसे के आसपास का, और नेक्स्ट वीक का NCC का टारगेट होगा 34 रुपए से लेके 35 रुपए तक का। ओके, तो 34 रुपए से 35 रुपए तक का आपको देखने को मिल सकता है। NCC पे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, वहां पर एक अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा था। चलिए, ये तो थी राय BTST पर। एक राय आपको दी गई सुमित जी की तरफ से। अब वक्त है 3-20 की स्ट्रैटेजी जानने का। ओके, और इस वक्त अगर मार्केट्स पर देखें तो यहाँ पर भी अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी अभी भी अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो अनिल जी, मार्केट को देखते हुए इस वक्त अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए?
देखिए, पहली चीज़ तो ये कि तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने 2:30 बजे भी पूछा, तब मैंने ये कहा था कि आप तेजी की पोजीशन को बरकरार रखिए। सबसे बढ़िया बात ये है पूजा कि निफ्टी 10,200 के पार नहीं निकला, लेकिन बैंक निफ्टी वापस जो 21,000 के पार निकल कर क्लोजिंग दे रहा है, ये ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। तो ऐसे में अगले हफ्ते के लिए 21,500 से 22,000 तक का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। और इसमें अच्छी बात यह है 21,615 का हाई बनाने के बाद में बैंक निफ्टी जो नीचे आया था और 20,300 तक, यानी कि लगभग 1200-1300 पॉइंट का उसने आपको एक तरह से करेक्शन भी दे दिया। तो करेक्शन के बाद वापस जब बढ़ता है ना, तो उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी और बन सकती है, होल्ड करना चाहिए। एसबीआई के रिजल्ट्स का भी सहारा हो गया अब आपको, तो सरकारी बैंकों के लिए नीचे की रिस्क अब कम हो गई है। और निफ्टी भी आप देखिए, लगातार तीसरा सेशन होगा जब 10,000 के ऊपर बंद होगा, इनफैक्ट आप तो 10,100 के भी ऊपर बंद होगा। तो मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। और मैं खरीदारी की राय फ्रेश इसलिए नहीं दे रहा, एक तो 2 दिनों की रिस्क है, वो भी कोई खास रिस्क नहीं, लेकिन हाँ है तो सही। और रिस्क इस लिहाज से कि अगर आप ऑप्शन कोई भी खरीदेंगे, ऑप्शन सारे महंगे हैं, मैंने चेक किए हैं, ऑप्शन महंगे हैं। और महंगे ऑप्शन में क्या 2 दिनों के तो आपके वो है ना प्रीमियम टाइम वैल्यू निकलेगी, इसलिए फिर आपके लिए वो फायदा नहीं है। और वैसे भी आजकल आप देखें ना, रोज बाजार दिन में मौका तो दे ही रहे हैं, बड़ा मूव दे रहे हैं, एक आध डिप दिखाते ही हैं। तो हम सोमवार को फ्रेश खरीदारी और करेंगे, लेकिन हाँ जिनकी खरीदारी की पोजीशन है वो बराबर से होल्ड करके जाएं, आराम से रखें, कोई टेंशन नहीं जी। जी चलिए, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। नितिन जी, आपकी क्या राय है, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या कोई ट्रेड लिया जा सकता है सोमवार के लिए? स्ट्रॉन्ग है, मेरे हिसाब से कॉल ऑप्शन लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो टाइम वैल्यू है वो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि अभी निफ्टी जो 60-70 पॉइंट बढ़ी है उसमें काफी टूट गई है टाइम वैल्यू। और 10,200 की टाइम वैल्यू मार्केट अभी निफ्टी करीब 50 पॉइंट बढ़ी, और वो कॉल ऑप्शन केवल 10 रुपए लो से बढ़ी है। इसका मतलब टाइम वैल्यू इरोजन हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि मंडे को गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो 10,200 की कॉल ऑप्शन जो अभी 110 पे चल रही है, इसका स्टॉप लॉस हम 80 रुपए का रखेंगे, और मुझे लग रहा है 140 से 150 रुपए का टारगेट मिलना चाहिए। तो हम 10,200 की कॉल ऑप्शन को एज ए BTST ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर आप स्प्रेड बनाना चाहें तो 10,200 की लेकर के 10,400 की कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, 200 पॉइंट का स्प्रेड भी बना सकते हैं। बट ओवरऑल ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर रही है, मंडे को गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए। ओके, मंडे को गैप अप ओपनिंग की पूरी संभावना है, ये आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। और क्या शानदार तेजी बनी है, 21,150 पर अब बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है, 0.4%, निफ्टी से 1.25% मजबूत है। और ये आपके लिए अच्छी तेजी के साथ 21,150 पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी मजबूती के साथ बाजार ऊपर जाने को तैयार होते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूँ, इनफैक्ट 2 स्टॉक है, PFC REC, आज के दिन ये भी बड़ी मजबूती के साथ ऊपर आए हैं। आशीष जी, सरकारी कंपनियों में, इनमें या कहीं और खरीदारी की राय है आपकी? देखिए अनिल जी, जरूर एक तरह का प्रॉक्सी है जिस तरीके से सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स का इनिशिएशन हुआ है, बट आई वुड से कि इनको अवॉइड करके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनमें आपको ध्यान देना चाहिए। टोरेंट पावर डिस्कस हो रहा था, और टाटा पावर मैंने आपसे डिस्कस किया था, वहां से काफी चला है, अभी भी अच्छा लगता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें टाटा पावर इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है, और जो टोरेंट आपने डिस्कस किया यहाँ पे वो भी। सो आई थिंक आप ये वाला सेगमेंट अवॉइड कीजिए और पावर को डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्ले आउट कीजिए। ओके, ये है आपके लिए राय। इस वक्त आप पूरी तरह से टाटा पावर में खरीदारी करने की 3.5% मजबूत है। टाटा पावर भी पिछले हफ्ते हमने आपको खरीदारी करने की राय दी थी, लेकिन इस हफ्ते के जो स्टार परफॉर्मर है वो आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। और इन स्टार परफॉर्मर में सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा है तो वो है आइडिया सेल्यूलर, लगभग दुगुना हुआ है। दुगुना होने के बाद अब फाइनल राय एक बार आपकी, बंसल जी क्या करना है? देखिए अनिल जी, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। मैं तो कितनी बार डिस्क्लेमर दिया है, मैं अपने पर्सनल निजी पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूं और होल्ड करूंगा। बट अनिल जी, ट्रेडिंग के नजरिए से कोई इन स्तरों पे ले रहा है तो कोई नियर बाई स्टॉप लॉस नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ओके,
तो ठीक है, 10 रुपये 80 पैसे के आसपास के टारगेट्स तो आ ही चुके हैं, अब आप अपना ध्यान में रखकर आगे लें। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये भी आखिरी मिनटों में तेज दौड़ लगा रहा है। नितिन जी, इसके चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े देख के बताइए क्या 155 पर खरीदेंगे? जी, M&M फाइनेंस में जिस तरीके से पूरे NBFC में डेटा है, पॉजिटिव साइड डेटा बन रहा है और 150 का स्टॉप लॉस लगा के 162 से 165 की तरफ मूव कर सकता है, तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए और हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग आए और 165 की तरफ जा सकता है। 150 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदेंगे। ओके, और इस बीच जो आज तेजी बन रही है उसमें एक अच्छी बात है कि अब ज़्यादा डिस्काउंट बचा नहीं है। निफ्टी भी दिन के हाई पॉइंट पर बंद होने की तैयारी कर रहा है, 10,170 पर आ चुका है और फ्यूचर भी आप देखेंगे तो 10,180, मुश्किल से 10 पॉइंट की प्रीमियम है, तो शॉर्ट्स वाला मामला नहीं है, प्रीमियम आ चुकी है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 21,185 स्पॉट लेवल पर है और 21,175, यानी कि सिर्फ 10 पॉइंट का डिस्काउंट बचा है, तो काफ़ी हद तक डिस्काउंट निकल गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में से, और बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट प्रीमियम में भी आ गया। ये इंटरेस्टिंग डेटा आपके लिए नज़र आ रहा है। तो और दूसरी बात है कि मुश्किल से 1.5% मजबूत है निफ्टी, और वो भी एवरेज क्लोजिंग तो आपकी इतनी ऊपर नहीं आने वाली, 10,150 के आसपास ही शायद आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी 4.4% मजबूत, 800 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी गजब हो रही है, एक दिन 500-600 पॉइंट नीचे, दूसरे दिन 700-800 पॉइंट ऊपर, एक दिन में इंट्राडे में बड़ा मूव, भगवान जाने हो क्या रहा है। तो पॉइंट सिंपल है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, लेकिन खरीदारी निचले स्तर से होती हुई दिख रही है। फाइनल क्लोजिंग की तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आज की तेजी में जो कंट्रीब्यूशन है, आज का स्टार परफॉर्मर में आज हमने ढेर सारे बैंक्स आपको दिए खरीदारी करने के राय से, और आप देख सकते हैं लगभग सारे के सारे बैंक्स मजबूती के साथ। आज का टॉप गेनर है टाटा मोटर्स 14% ऊपर, SBI 9% ऊपर, टाटा स्टील और भारतीय इंफ्रा जैसे शेयरों में शानदार खरीदारी होती हुई दिखी है। आइए मैं आपसे अब थोड़ी देर में वो चर्चा करूं जिसके लिए हम बात कर रहे थे, और वो चर्चा ये है कि क्या भारतीय बाजारों में निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स रात तक ट्रेड करना ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है, जो एक्सक्लूसिव खबर हमें मिली है उस खबर के मुताबिक अब ये होने की तैयारी में है। तो हमें संकेत सीधे सीधे डाउ से या फिर SGX निफ्टी, डाउ से तो खैर लेने ही पड़ेंगे, लेकिन SGX निफ्टी के बजाय हमारे यहाँ ही अगर यहाँ पर निफ्टी ट्रेड होना शुरू हो जाए तो बताइए कुणाल जी कैसा रहेगा? अनिल जी देखिए, अच्छा रहेगा अनिल जी मेरी राय में। और दूसरी चीज़ अनिल जी ये है कि ये होना तय है, मुझे लगता है कि इनएविटेबल है, इसको आप रोक नहीं सकते। हो सकता है कि इसमें कुछ विलंब हो जाए, लेकिन ये होगा ज़रूर, क्योंकि अनिल जी देखिए जिस तरह भारत के बाजार की साइज बढ़ रही है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ओवरनाइट रिस्क को हेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये होना तय है। अब इससे हमारा जीवन दुश्वार होगा, ये बात तय है। नहीं अच्छा, ऐसा मतलब अगर मार्केट खुला रहेगा तो बंसल जी आप ट्रेड करोगे ही करोगे, ऐसा? नहीं देखिए अनिल जी, मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, ये बिल्कुल कुणाल जी ने सही बोला। अनिल जी होना तय है और कई लोगों को हेजिंग चाहिए, बट अनिल जी सिर्फ मैं कह रहा हूं कि सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो यूएस के फ्यूचर्स चलते हैं, इसमें क्यों भारत कॉपी कर रहा है? बाकी चीजों में भी अनिल जी कॉपी करना चाहिए। मेरी समझ से तो अनिल जी होना नहीं चाहिए। मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा अनिल जी, बट व्हाट्सएप और जितनी क्वेरीज आएंगी, जितना पैनिक होगा, अभी तो लोग सिंगापुर निफ्टी देख के परेशान होते हैं, अब जब अपना निफ्टी रात को देखेंगे उसको देख के खुद परेशान होंगे और अनिल जी हमको भी परेशान करेंगे। तो होना तय है, बट अनिल जी मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। अच्छा ओके, चलो तो ब्रोकर्स कौन है हमारे साथ? हाँ सुमित जी है। सुमित जी ब्रोकिंग वाला व्यू दीजिए आप जरा। देखिए अनिल जी, दो व्यू है। अगर मैं इकोनॉमी लेवल पे सोचूं, मार्केट्स के लेवल पे सोचूं, तो ये जरूरी भी है, रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि वरना वो गैप अप गैप डाउन बहुत भारी पड़ते हैं जब भी कोई ऐसा न्यूज इवेंट आता है। ये जरूर है कि वो दिन ज्यादा नहीं होते, साल में लिमिटेड डेज ही होते हैं, बट जब भी ऐसा होता है तब गैप अप गैप डाउन में बहुत भारी पड़ता है। एज ए ब्रोकर, एज ए क्लाइंट, अगर मैं सबके बिहाफ पे सोचूं तो एज ए इंडियन इकोनॉमी, एज ए इंडियन शेयर मार्केट, इन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये होना चाहिए, लिंक करना जरूरी है, और फुल डे राउंड द क्लॉक अपडेट मिलना बहुत जरूरी है। और अगर यही मैं पर्सनल लेवल पे सोचूं तो अनिल जी फिर तो डिफिकल्ट बात है, फिर पर्सनली बहुत टफ चीज है ये। ना पर्सनल लेवल पे क्या टफ चीज है? क्यों टफ है सुमित जी बताओ। अनिल जी अपडेट फुल टाइम रखना पड़ेगा, फुल टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा, सुबह से शाम तक। अरे भाई साहब
अरे जमाना बदल गया सुमित जी। आज के जमाने में जिस आदमी के पास 3-4 लोगों का काम है ना, उसी की जॉब सेफ है। तो जितना ज्यादा काम हो उतना बढ़िया है। आप उल्टा सोचो, मतलब माहौल बहुत खराब चल रहा है अभी, तो आप तो 4-5 लोगों का काम अपने पास लेके रखो, तो ताकि टेंशन फ्री रहे। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक चीज हम सब गलत कह रहे हैं कि हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। अनिल जी, सबसे बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि हम में से अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कोई कॉल सबसे ज्यादा देता है तो वो आप हैं। तो अनिल जी पूरी तरह ये आप पर असर डालेगा। मैं और राकेश जी तो स्टॉक्स की कॉल देते हैं 3:30 बजे खत्म। चलिए, किसी ने तो मेरे बारे में सोचा, मैं तो वही सोच रहा था कि अच्छा सारी उछल कूद भी सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी बचाती है। 4-4% के मुंह आते हैं। निफ्टी 1% बढ़ता गिरता है, 3-4% बढ़ता गिरता है, और बैंक निफ्टी तो अच्छा। अब प्रॉब्लम ये कि इतने साल हो गए कि मैं बिना बैंक निफ्टी देखे रह भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, नितिन जी कुछ कह रहे हैं। नितिन जी बताइए आपकी राय। देखिए, मेरे व्यू में अनिल जी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और ट्रेड होना चाहिए। उसमें क्या है कि देखिए अभी भी SGX निफ्टी ट्रेड होती है, और SGX निफ्टी में भी उसी तरीके से ऊपर नीचे होता हुआ रहता है जो एक ट्रेडर्स देखता है। तो वही चीज़ अगर इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स में होगा तो उसी तरीके से इंडियन मार्केट में भी मूवमेंट बनी रहेगी। इसके 2-3 फायदे ये भी होंगे कि कम से कम हमें इंडियन मार्केट में ट्रेड होगा तो उसका एक डेटा आपको एज ए एनालिस्ट डेटा मिलता रहेगा कि क्या कहाँ पे कैसे ट्रेडिंग हो रही है, क्या वॉल्यूम्स हैं, क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहे हैं। अभी तो SGX में ट्रेडिंग होती है तो कम से कम हमें कोई डेटा भी नहीं मिलता है। दूसरा, कोई न्यूज़ वगैरह आएगी तो हम कम से कम ऐसा तो है कि हम उसको हेज कर सकेंगे या कोई पोजीशन बना के काउंटर ट्रेड कर सकेंगे। दो अभी SGX में ट्रेड होता है तो हम केवल देखते रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जरूर है कि ये स्ट्रेस लग रहा होगा, बट ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी केवल इंडेक्स में होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में तो होगा नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से SGX ट्रेड हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पे निफ्टी ट्रेड होती रहेगी। ठीक बात है। वागले साहब, आपकी ओपिनियन क्या है इस मामले पर? अनिल जी, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इलिक्विड ट्रेडिंग होगा और रिटेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुणाल जी ने सही कहा है, फर्क आपको पड़ेगा, तो सोचना आपको है। और ऐसे मतलब ये डिबेट चल रहा था ये डिबेट चल रहा था, मार्केट चालू होना चाहिए रात को 10 बजे तक, और वो सब बात हो रही थी। मैं सोच रहा हूँ हम वापस उसी की तरफ जा रहे हैं। जो ट्रेडिंग होना है वो मॉर्निंग टाइम में ही होगा। अगर आप खुला रखेंगे तो वो इलिक्विड ट्रेडिंग होता है, उसमें मजा नहीं आएगा। बात सही है, लेकिन वही है कि जब होगा तो सबको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? अनिल जी, मैं भी वही बोलूंगा, हम तो एक दूसरे को बैकअप दे देंगे सुबह शाम करके। दूसरे अनिल जी कहाँ से आएंगे? तो वो तो अभी आप पटक गए। दूसरी बात ये है कि आई थिंक इट्स अ वेरी मैच्योर थिंग टू डू। आई थिंक सिर्फ यही नहीं, सुबह शाम नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, न्यूज फ्लोज होते हैं थ्रू द डे जो किसी भी मैच्योर मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, और वो अच्छा ही है। मतलब ओवरऑल निवेशकों के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज़ है ये जो। और बट यही है कि आपको बड़े बड़े मूव्स के लिए और ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा। इस वजह से यू मे हैव जिस तरीके से हम देखते हैं ऐसी मार्केट्स बिहेव करती हैं जो पूरा दिन शुरू रहती है, वैसी हमारी मार्केट भी बिहेव करेगी। और मुझे नहीं लगता पार्टिसिपेशन लो रहेगी। खुलेगा तो सब आएंगे खेलने। वो तो बात सही है। मतलब वही है कि मार्केट खुलेगा तो ट्रेड होगा ही होगा। लॉकडाउन में भी बहुत कुछ ऐसी कोशिश है कि, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज़ में रखा, एसेंशियल सर्विसेज में रखा मार्केट को, और खुला रहा तो सारे वॉल्यूम्स हुए, तेजी मंदी सब कुछ हुई। मेरे लिए सिंपल चीज़ है, मैं भी अगर है ना सुमित जी की उम्र का होता तब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11-12 बजे तक भी मेरा काम चल जाता, मैं आराम से। लेकिन मेरे समझिए सुमित जी की एज और फिटनेस लेवल में बहुत फ़र्क है तो बस वही फ़र्क है, बाकी तो सुमित जी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चलिए ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। डरना क्या, जब मार्केट में आ ही गए हैं और जब कवरेज कर ही रहे हैं, चैनल चला ही रहे हैं, आप लोगों के साथ रोज देख रही हैं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। वागले साहब ने मेरे को एक बात और बहुत बढ़िया बोली है जो मेरे को समझ में आई। मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वागले साहब का सिस्टम ही ऐसा है। बंसल जी,
आपको सीखना चाहिए। वागले साहब ने ट्विटर हैंडल भी बना रखा, देखते भी नहीं कभी खोल के किसने क्या ट्वीट डाला है। बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई लेन देना नहीं है। तो ये वागले साहब से सीखने लायक चीज़ है हम सब के लिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्क पड़ेगा पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है जिसका फर्क हमारी लाइफ में पड़ रहा है, वो मैं बताऊं। उससे पहले फाइनल क्लोजिंग आ गई है, वो निफ्टी की देख लीजिए। जो हम कह रहे थे कि थोड़ी नीचे आएगी, 10,142 ये निफ्टी की क्लोजिंग आई है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है लगभग 150 पॉइंट नीचे, ऊपरी स्तर से 21,198 का हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग आई है 21,034 की। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। आइए अब शाम को 6 बजे वाला शो, जिसकी वजह से आपको फर्क पड़ेगा, और वो ये कि लॉकडाउन के बाद अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मॉल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, मंदिर मस्जिद खुलेंगे, ये सारे अब पब्लिक प्लेसेस ऐसी हैं जो खुलने की तैयारी में। लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा। क्या है ये नियम, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और वहाँ पहुँचना, ताकि आप निराशा से वापस ना आए और साथ ही आपकी सावधानी रहे, सतर्कता रहे, सुरक्षा रहे। ये नियम आप जान लीजिए लॉकडाउन खुलने के पहले। तो ऐसे में आज शाम का 6 बजे का शो आपकी खबर आपका फायदा यही बताएगा कि बाजारों में, मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर, होटल्स में रौनक लौटने वाली है। लेकिन इस रौनक लौटने के साथ साथ आपको सावधानी क्या रखनी है ये आपको बताएंगे। रौनक रिटर्न्स शाम 6 बजे मिस मत कीजिएगा। आइए आप सभी से विदा लेंगे। आप सब लोगों को हैप्पी वीकेंड, एंजॉय कीजिए। अब वीकेंड एंजॉय करने का टाइम भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने का टाइम आ रहा है। हालांकि अभी भी लोग थोड़े देखेंगे, जल्दी नहीं है। जैसे बंसल जी तो कह रहे थे मैं तो जल्दबाजी में नहीं हूँ, लेकिन अब धीमे धीमे आप थोड़ा कम से कम अपनी गली वली में, मोहल्ले में इतना तो चक्कर काट के आए, देखें तो सही बाहर की हवा कैसी है। तो पूरा ना जाएं, थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करें, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों के पालन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, नितिन जी, सुमित जी और आशीष जी, आप सबका, पूजा आपका भी धन्यवाद।